Good morning, everyone. So let's start with the class with where we have stopped in the previous class. Uh, तो आप लोग को हम डेफिनेशन बता चुके हैं सिस्टम का, सराउंडिंग्स का। ठीक है, ऑलरेडी ये सब आप लोग को बताए थे। एक चीज आप लोग को बाउंड्री नहीं बताए थे। बाउंड्री समझ लो क्या चीज है। ठीक है, जैसे मान लो कि उसी दिन जैसे बताए थे, कोई भी एक एग्जांपल, एक कोई कंटेनर है। इस कंटेनर में आप कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, इन दिस कंटेनर यू आर डूइंग द एक्सपेरिमेंट, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। ठीक है, आप एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। तो ये आपका क्या हो गया, ये आपका सिस्टम हो गया। ये आपका क्या हो गया, दिस इज योर सिस्टम। ये आपका सिस्टम हो गया। तो सिस्टम हो गया, इसके आसपास मतलब सराउंडिंग का वो सराउंडिंग पार्ट जो मतलब इसके साथ एनर्जी, हीट, वर्क डन इसके ऊपर कर सके, या फिर कोई आप बोल लो कि इसके साथ जो भी एक्सचेंज कर सके। बेसिकली मैटर का भी एक्सचेंज हो सकता है, अगर ओपन सिस्टम होगा तो मैटर का भी एक्सचेंज हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिस्टम सिस्टम जो है सराउंडिंग, मतलब वो हिस्सा जिसके साथ ये इंटरेक्ट करता है उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, उसको बोलते हैं सराउंडिंग। ठीक है, अब सराउंडिंग और सिस्टम को जो वॉल सेपरेट कर रहा है, जैसे ये एक इमेजिनरी वॉल। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इमेजिनरी वॉल। ठीक है, ये लाइन से अच्छा वर्ड यूज करो, इमेजिनरी। प्लेन बोल लो, ठीक है, वॉल बोल लो, ज्यादा अच्छा रहेगा। वॉल है ना, इमेजिनरी मतलब कि हम लोग देख रहे हैं, ऐसा कोई बाउंड्री सोच लो जो सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में, इमेजिनरी हम लोग का एक थिंकिंग है, उसी चीज को बोलते हैं बाउंड्री। ठीक है, द इमेजिनरी वॉल विच सेपरेट्स द सिस्टम फ्रॉम द सराउंडिंग्स इज कॉल्ड बाउंड्री। ठीक है, किसी कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? सब शांत है जी। इज इट यस यस क्लियर सर। सर। एवरीवन? सर यस फिर सर। से एक बार बता दीजिए तो। एक इमेजिनरी वॉल, इमेजिनरी मतलब हम लोग का ख्याली सोचा हुआ। ठीक है, एक वॉल सपोज कर लो जो सिस्टम और सराउंडिंग को अलग अलग कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, सिस्टम और सराउंडिंग को सेपरेट कर रहा है, सराउंडिंग को अलग कर रहा है, सिस्टम को अलग कर रहा है। एक इमेजिनरी वॉल सोच लो, उसको हम लोग बोलते हैं बाउंड्री। ये आपका बाउंड्री हो गया। समझ में आया अंकित? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ओके, वेरी गुड। तो ऑलरेडी ओपन सिस्टम ये सारा चीज आप लोग को बताए थे। ओपन सिस्टम में क्या होता है कि ओपन सिस्टम में मैटर और एनर्जी दोनों सराउंडिंग्स के साथ एक्सचेंज होता है, सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज होता है। क्लोज सिस्टम क्या होता है? क्लोज सिस्टम होता है जो एनर्जी तो कर सकता है लेकिन मैटर को नहीं कर सकता है। ठीक है, और आइसोलेटेड सिस्टम क्या होता है? जो ना ही एनर्जी और ना ही मैटर, दोनों में से किसी का भी एक्सचेंज सराउंडिंग और सिस्टम के बीच में नहीं होगा। मतलब ना तो सराउंडिंग देगा कोई चीज सिस्टम को, और ना ही सिस्टम देगा कोई भी चीज सराउंडिंग को। ठीक है, तो उस पर क्या क्या चीज आपका ना ही मैटर देगा ना ही एनर्जी देगा, दो ही चीज का एक्सचेंज होता है जनरली। ठीक है, तो मैटर और एनर्जी आपका अगर नहीं हो रहा है एक्सचेंज बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग, इट इज कॉल्ड आइसोलेटेड सिस्टम। तो ये पिछले क्लास का बताया हुआ था। इसके आगे से हम लोग कंटिन्यू करते हैं। माला बोल रही है स्क्रीन शो नहीं कर रहा। किसका किसका स्क्रीन शो नहीं कर रहा है? हम लोग का कर रहा है सर। सबका कर रहा है। यस सर। माला, यस सर। माला एक बार फिर से तुम लॉग इन कर लो। ठीक है, फ्रेंड्स वो कर रहा है वो। सो कर रहा है ना? ठीक है, ठीक है, यस ओके, सर। ओके, वेरी गुड। तो अब यहाँ पे देखते हैं सब इंपॉर्टेंट। ये तो डेफिनेशंस हम लोग पिछले क्लास में जान गए थे। अब कुछ और फंडामेंटल डेफिनेशंस के बारे में बात करते हैं। ये तो थे सबसे बेसिक, और कुछ बेसिक बेसिक चीज हम लोग थर्मोडायनेमिक्स के बारे में पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो आपका नेक्स्ट है स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। पिछले पिछले अच्छा, ये सब तो मेरे ख्याल से नोट किया हुआ ना सबका, खाली बाउंड्री का एक नोट कर लेना। ठीक है, द इमेजिनरी वर्ल्ड एट सेपरेट सिस्टम एंड सराउंडिंग इज कॉल्ड बाउंड्री। ओके, यहां पे आ जाते हैं स्टेट फंक्शन एंड पाथ फंक्शन। व्हाट इज स्टेट फंक्शन एंड व्हाट इज पाथ फंक्शन? इसको समझो, इसको अच्छे से समझो। सपोज कर लो कि हम एक पानी गर्म किए। ठीक है, पानी गर्म किए कर रहे हैं। पहले ये इनिशियल कंडीशन था बिना गर्म किए हुए। ठीक है, और एक इसमें फाइनल कंडीशन बाद में, ये आपका इनिशियल कंडीशन है। अब फाइनल कंडीशन इसमें बाद में कर देते हैं जो गर्म पानी होगा। ठीक है, जो आपका गर्म पानी होगा, मतलब चूल्हे पे मस्त खौला के इसको बॉईल करके तब जो पानी लिए। ठीक है, दोनों दोनों वाटर है, सेम वाटर है, बस थोड़े से हम चेंज किए। अब देखो ये क्या हुआ, ये आपका सपोज कर लो है
बिना, तो इसको बोल सकते हो नॉर्मल वाटर। नॉर्मल वाटर कहने का मतलब है रूम टेम्परेचर पे, ठीक है, नॉर्मल वाटर, ठीक है। नॉर्मल वाटर ये आपका रूम टेम्परेचर पे होगा, ये आपका रूम टेम्परेचर पे होगा, ठीक है। और ये आपका बॉइल्ड वाटर है, ये वाला आपका क्या है, दिस इज योर बॉइल्ड वाटर, ठीक है, बॉइल्ड वाटर है। और सब बॉइल्ड वाटर कितने डिग्री पे होगा, तो ये आपका रूम टेम्परेचर पे, ये आपका कितना होगा, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा, नॉर्मल सा बात है, बॉइल्ड वाटर है तो 100 डिग्री सेल्सियस पे होगा बॉइल्ड वाटर। अब दोनों में दोनों दो स्टेट यहां पे मिले, ये इसका इनिशियल स्टेट है, इनिशियल स्टेट है, ठीक है, और ये वाला इसका फाइनल स्टेट है, ठीक है, वाटर का। अब देखो, वाटर को हम लोग, नॉर्मल सा बात है, इसका टेम्परेचर नॉन रूम टेम्परेचर से अगर हम लोग बॉइल्ड टेम्परेचर तक इसको 100 डिग्री सेल्सियस तक लेके गए, मतलब लगभग 25 डिग्री से 100 डिग्री तक, तो इसका मतलब हम इसको हीट दिए होंगे, ठीक है। तो हीट दिए होंगे, तो हीट देने की वजह से धीरे धीरे टेम्परेचर राइज हुआ होगा और धीरे धीरे ये बॉइल्ड हो गया होगा। तो हम लोग क्या प्रोवाइड किए इसको, हीट एनर्जी प्रोवाइड किए, ठीक है। कहने का मतलब है, अब इसको थोड़ा समझते हैं हम लोग। यहां पे इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट जाने में बेसिकली सिस्टम एक पाथ को ट्रेवल कर रहा है, जो कि यहाँ पे हीट है, जो कि क्या है, यहाँ पे हीट है। और ये दोनों को बोले हम लोग स्टेट ऑफ द सिस्टम, ये इनिशियल स्टेट था और ये फाइनल स्टेट है जिसको हम लोग ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है, ऐसा समझ लो। अब एक बात बताओ, देखो कुछ कुछ पैरामीटर्स है ना, कुछ कुछ पैरामीटर्स, सम ऑफ द पैरामीटर्स, ठीक है, सम ऑफ द पैरामीटर्स, सम ऑफ द पैरामीटर्स जो होते हैं वो ऐसे होते हैं, पैरामीटर्स कहने का मतलब जिस चीज से हम लोग किसी स्टेट को बताते हैं या फिर पाथ को बताते हैं, कहने का मतलब है जैसे इनिशियल स्टेट हम बोल रहे हैं, तो इनिशियल स्टेट को बताने के लिए या समझाने के लिए इसमें पानी क्या है कैसे है, हम लोग बहुत सारा टर्म का यूज करेंगे, जैसे हम लोग यूज करेंगे टेम्परेचर का, है ना। बोल सकते हैं इनिशियल स्टेट पे टेम्परेचर टी था, दैट इज योर रूम टेम्परेचर, ठीक है, यही टी है, ठीक है। इसका मान लो प्रेशर कुछ पी, पी इनिशियल प्रेशर था कुछ, ठीक है, पहले इसमें जो मॉलिक्यूल्स थे उसका कुछ इनिशियल प्रेशर होगा, ठीक है, जब इनिशियली इसको बॉईल नहीं किए थे तब। और इसका कुछ वॉल्यूम होगा, नॉर्मल सा बात है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो थोड़ा बहुत तो वॉल्यूम आपका राइज करेगा, तो इसका कुछ वी इनिशियल भी है, ठीक है, वी इनिशियल भी है। और बाद में जब हम लोग फाइनल स्टेट में आते हैं, तो फाइनल स्टेट को फिर टेम्परेचर, प्रेशर, है ना, यहाँ पे पी फाइनल हो जाएगा, टेम्परेचर फाइनल जो कि आपका 100 डिग्री सेल्सियस है, और ये आपका हो गया वी फाइनल, ठीक है। तो ऐसे पर्टिकुलर चीज जो हम लोग पैरामीटर्स यूज करते हैं फाइनल स्टेट या फिर इनिशियल स्टेट या फिर बोल सकते हो सिंपली स्टेट ऑफ द सिस्टम को बताने के लिए जो पैरामीटर्स हम लोग यूज करते हैं, वो पैरामीटर्स जो है, वो मतलब वो पैरामीटर्स पाथ पे डिपेंड ही नहीं करता, ठीक है, वो सीधे सीधे किस पे डिपेंड करता है, स्टेट पे डिपेंड करता है। कहने का मतलब है ये है कि आप किसी चीज का टेम्परेचर तभी बता सकते हो जब वो इक्विलिब्रियम अटेंड किया होगा, और इक्विलिब्रियम अगर आप नोटिस करने जाओगे तो फिर आप किसी स्टेट के बारे में बात कर रहे हो, हाँ, किसी पर्टिकुलर स्टेट के बारे में जहां पे कुछ टेम्परेचर फिक्स होगा, प्रेशर फिक्स होगा, वॉल्यूम फिक्स होगा, उस जगह पे आप इक्विलिब्रियम बनेगा, ठीक है, उस जगह पे इक्विलिब्रियम, तो वो स्टेट ऑफ द सिस्टम है। लेकिन एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे जो सिस्टम मूव करता है, मतलब इनिशियल से फाइनल स्टेट जाने में जो पाथ फॉलो करता है, कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो आपका उस पर डिपेंड करते हैं। जैसे पाथ, यहाँ पे हीट है, यहाँ पे हीट एनर्जी आपका पाथ फंक्शन है, ठीक है, ये पाथ फंक्शन है, क्यों, क्योंकि हीट एनर्जी पाथ पे डिपेंड कर रहा है। और ये टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम सारा चीज क्या है, स्टेट फंक्शन है, ये क्या है आपका स्टेट फंक्शन है। ये पाथ फंक्शन है जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, जो पैरामीटर्स पाथ पे डिपेंड कर रहा है, और ये आपका स्टेट फंक्शन है जो पैरामीटर्स आपका स्टेट पे डिपेंड कर रहा है, स्टेट ऑफ एनी सिस्टम, ठीक है। तो वही चीज यहां पे, इस चीज को समझ में आया, किसी कोई डाउट है तो एक बार पूछ सकते हो। एवरीबडी इट्स क्लियर, ऐसे शांत मत रहे, डर लग रहा मेरे को, इतना डराओ मत, सुबह सवेरे का टाइम है। इज इट क्लियर एवरीवन? सर पाथ फंक्शन और है सॉरी। बताया अच्छे से क्लियर सर। हाँ ठीक है, देखो एक स्टेट, पानी का दो स्टेट है, ठीक है, एक स्टेट इनिशियल स्टेट है आपका, और एक फाइनल स्टेट ऑफ द सिस्टम आया, ये आपका सिस्टम है, ठीक है, इसी को बोलते हैं सिस्टम, ठीक है। सिस्टम का एक इनिशियल स्टेट था, सिस्टम का एक फाइनल स्टेट था। हम लोग कहीं बीच में टेम्परेचर बताने नहीं जाएंगे,
ये जो मतलब देखो, तुम अगर मान लो सस्पेंड को, सही में सॉसपेन को अगर हम लोग चढ़ाएं चूल्हे पे, और चूल्हे पे चढ़ा के उसको वेट करें, तो इनिशियल हम उसका टेम्परेचर जान रहे हैं, या फिर गर्म करने के बाद पूरा जब हीट कर दोगे उसके बाद उसका टेम्परेचर कैलकुलेट करोगे? मतलब तुम दो स्टेट में कर रहे हो, हीट करने के दौरान नहीं कर रहे हो, लेकिन एक स्टेट से फाइनल स्टेट में जो आपका सिस्टम गया, मतलब कहने का मतलब नॉर्मल रूम टेम्परेचर से गर्म पानी, वो एक पाथ को फॉलो करके गया है ना? और वो पाथ यहाँ पे हीट एनर्जी है। हीट एनर्जी वो चीज है जो पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है? क्योंकि इस टेम्परेचर से इस टेम्परेचर तक इसी हीट के वजह से टेम्परेचर आपका राइज किया है, प्रेशर वॉल्यूम एवरीथिंग जो भी डिफरेंस आया होगा सब उसी के वजह से आया होगा। तो ऐसे पैरामीटर्स मतलब किसी भी लिक्विड गैस को बताने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, लिक्विड गैस सॉलिड कोई भी चीज को बताने के लिए जो पैरामीटर्स होते हैं, बहुत सारे पैरामीटर्स होते हैं लिक्विड सॉलिड गैस किसी भी मैटर को बताने के लिए, जैसे प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, वॉल्यूम हो गया, डेंसिटी हो गया, ठीक है, आपका विस्कोसिटी हो गया, ठीक है, विस्कस फोर्स हो गया। ये सारा पैरामीटर्स, बहुत सारा पैरामीटर्स आप बोल सकते हो, है ना? हीट हो सकता है, वर्क हो सकता है, ठीक है, वर्क हो सकता है, आप इसको समझ सकते हो। ये सारा पैरामीटर्स है जिससे हम किसी पर्टिकुलर चीज को मतलब किसी भी मैटर को हम लोग बताते हैं, मैटर को चेंज को बताते हैं, एनर्जी के चेंज को बताते हैं। पैरामीटर्स है जिससे हम लोग एनर्जी के चेंज को बताते हैं, ठीक है? ये सारा पैरामीटर्स है जिसको यूज करके हम लोग एनर्जी चेंज के बारे में बात करते हैं, ठीक है, जो एनर्जी चेंजेस थर्मोडायनेमिक्स जिससे डील करता है। और ये सारे में कुछ पैरामीटर्स होते हैं जो पाथ के बारे में बता सकते हो, जैसे हीट, वर्क, ये दोनों आपका ऐसा चीज है जो आप सिर्फ पाथ फंक्शन है ना? कहने का मतलब है, एक ऐसा ऐसा चीज आप अज्यूम करो, इसमें सबसे अच्छा देखो, एक नीचे में इसका एग्जांपल दिया हुआ है, ये सबसे बेस्ट दिया हुआ है, इसको भी समझ लो तब सबसे अच्छा। मान लो कि ये एक हम आप लोग को बताते हैं, और इसको इस एग्जांपल को समझो अच्छे से तो समझ में आ जाएगा। ओके, देखो, एक एक पर्टिकुलर ये हाइट है, ठीक है, ये हाइट है, और ये ग्राउंड लेवल है, ये ग्राउंड लेवल है। एक आदमी इस छत के ऊपर खड़ा है, ठीक है, ये आपका ग्राउंड है, ठीक है, ये आपका समझ लो एक अपार्टमेंट है जिसमें एक लिफ्ट भी लगा हुआ है, जिसमें एक लिफ्ट लगा हुआ है, ठीक है, और इसमें सीढ़ी भी बना हुआ है, स्टेयर्स भी बना हुआ है, ऐसा सोच लो, ठीक है, ऐसा सोच लो, इसमें स्टेयर्स भी बना हुआ है, कहां जाने के लिए भाई? टॉप पोजीशन पे चढ़ने के लिए, है ना? सीढ़ी थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, सॉरी फॉर दैट, सीढ़ी ऐसा बना हुआ है, ठीक है, ये आपका टॉप पोजीशन पहुंचने के लिए। अब देखो, अगर हम बात करते हैं इसके पोटेंशियल एनर्जी के बारे में, ठीक है, तो भाई नॉर्मल सा बात है, ये ग्राउंड से कितना ऊपर है, ये हाइट कितना है ना? बस इतना, और ये ग्राउंड से हाइट कितना है हम लोग बता देते हैं, पोटेंशियल एनर्जी इसका mgh होगा, ठीक है, इसका बोल देंगे डायरेक्टली, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? mgh होगा। देखो, अब इस छत पे ये जमीन से पहुंचा कैसे होगा? तो आइदर ये पहुंचा होगा इस लिफ्ट के थ्रू, ये लिफ्ट लगा हुआ है यहां पे, लिफ्ट के थ्रू, आइदर ये पहुंचा होगा स्टेयर्स के थ्रू, सीढ़ी के थ्रू, ठीक है। दोनों में वर्क डन डिफरेंट होगा, लिफ्ट से जाने में इंसान को वर्क करना और स्टेयर से जाने में वर्क करना, दोनों डिफरेंट होगा। दोनों, ये डब्ल्यू आप लिफ्ट कर लो, ये डब्ल्यू स्टेयर्स कर लो, दोनों डिफरेंट होगा। पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है कि ये आदमी लिफ्ट से ऊपर आया है या फिर आपका स्टेयर से ऊपर आया है। पोटेंशियल एनर्जी इतना हाइट पे है तो भाई इस पर्टिकुलर स्टेट में इसका पोटेंशियल एनर्जी यही होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन हो गया, क्योंकि ये इंसान के इस हाइट के स्टेट को बता रहा है, ठीक है। और यहां पे अब मान लो कि हम पाथ के बारे में बात करते हैं, मतलब इस हाइट पे पहुंचा कैसे होगा, आइदर लिफ्ट के थ्रू, आइदर स्टेयर्स के थ्रू, दोनों में वर्क डन डिफरेंट है। तो यहां पे वर्क जो है आपका, ये क्या है? आपका पाथ फंक्शन। कहने का मतलब है कि नीचे से एक आदमी ऊपर गया, ठीक है, हाइट एच अचीव किया, यहां पे इसका कुछ पोटेंशियल एनर्जी होगा, पीई जीरो होगा, बेसिकली ग्राउंड पे है तो हाइट कुछ नहीं है तो जीरो, ठीक है, और यहां पे पोटेंशियल एनर्जी इसका कुछ होगा mgh के बराबर। तो तुम पोटेंशियल एनर्जी अगर हम तुमसे पूछे तो तुम या तो ग्राउंड पे इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओगे या फिर बताओगे टॉप पे इनिशियल स्टेट या फिर फाइनल स्टेट। तो पोटेंशियल एनर्जी हो गया आपका स्टेट फंक्शन। और ऐसा चीज मतलब नीचे से ऊपर जाने के लिए इसने कुछ वर्क किया, ठीक है, कुछ वर्क किया। अब वो वर्क जो है वो पाथ बता रहा है,
इसको कोई मतलब, पोटेंशियल एनर्जी को कोई मतलब नहीं है कि ये कैसे आया ऊपर, लिफ्ट से आया फिर ये से। लेकिन अगर ऑब्जर्व किया जाए कि कैसे गया, तो हम लोग क्या देखेंगे, एक लिफ्ट से जा रहा है, एक आपका स्टेयर से कर रहा है, दोनों में वर्क डन वैसे डिफरेंट होगा। तो पाथ फंक्शन आपका क्या हो गया, ये दोनों हुआ पाथ फंक्शन। मतलब जो, मतलब कैसे इनिशियल से फाइनल स्टेट पे कोई चीज पहुंचा है, उसके पाथ पे जो पैरामीटर्स डिपेंड करते हैं उसको बोलते हैं पाथ फंक्शन। अब समझ में आया? यस सर। इज इट क्लियर एवरीवन? यस सर। कोई डाउट है Yes, इसमें? sir. नहीं नो ना? ओके, अब क्लियर है। ओके, तो इसी में जैसे हम लोग इतने सारे पैरामीटर्स, बेसिकली हम लोग केमिस्ट्री बात कर रहे हैं, फिजिक्स में हम लोग एप्लीकेशंस पे बात करते हैं, जैसे वो पोटेंशियल एनर्जी वाला टर्म, या फिर केमिस्ट्री में भी बात करते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में चलता है। तो आपका, लेकिन हम लोग जनरली मैटर को देखते हैं, तो मैटर, लिक्विड, गैस, सॉलिड स्टेट, यही मैटर का हम लोग जनरली प्रेशर, टेम्परेचर, वी, डेंसिटी, विस्कोसिटी, हीट, वर्क, और क्या है, और कुछ है इसमें, नंबर ऑफ मोल्स, ठीक है, अमाउंट ऑफ मैटर, यही सारा पैरामीटर्स होता है जिससे हम लोग जो है ना केमिस्ट्री में जनरली किसी भी स्टेट ऑफ फंक्शन को हम लोग बताते हैं, ठीक है, स्टेट या फिर पाथ को बताते हैं, ठीक है। तो अब इसमें से स्टेट फंक्शन, जैसे तुम लोग से पूछे स्टेट फंक्शन क्या क्या होगा, बताओ कौन कौन चीज स्टेट पे बता सकते हो? प्रेशर स्टेट पे, ठीक है, इज प्रेशर स्टेट फंक्शन? Yes, sir. यस और सर। पाथ फंक्शन? पाथ स्टेट फंक्शन स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन है। तुम कभी भी एक पर्टिकुलर स्टेट का ही प्रेशर बता सकते हो। अगर तुम यहां से यहां बताने जाओगे पाथ में, तो प्रेशर बढ़ रहा होगा या फिर घट रहा होगा, ठीक है। प्रेशर कहीं भी है ना, अगर मान लो तुम किसी बीच वाले पार्ट के स्टेट के बारे में बात सोच रहे हो कि बीच में कोई स्टेट आया होगा, तो फिर अगर बीच में भी कोई स्टेट बोल रहे हो तो इस स्टेट के बारे में बताओगे। सपोज करो ये 80 डिग्री का स्टेट बीच में मिला होगा, तो स्टेट पे 80 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हम बोल रही है ना स्टेट, तो किसी स्टेट के बारे में वो चीज बता रहे, तो तुम अगर प्रेशर भी बताओगे तो किसी ना किसी पर्टिकुलर बीच के स्टेट का ही बताओगे। तुम ये पाथ के बारे, पाथ पे नहीं डिपेंड कर रहा है, मतलब वो प्रेशर बढ़ा, जैसे मान लो कि हम ये सपोज कर लो मेरा मोबाइल सिस्टम है, दिस इज योर सिस्टम, ऐसा सोच लो, ठीक है, मोबाइल रखा हुआ, हम इसके ऊपर प्रेशर लगाना स्टार्ट किए, इसको दबाना स्टार्ट किए, ठीक है, इसको दबाना हम स्टार्ट किए, तो इनिशियली इस मॉलिक्यूल का प्रेशर होगा। अब इसको हम दबाना स्टार्ट किए हैं तो दब करके ये कहीं तक पहुंच गया होगा या फिर कहीं बीच में किसी स्टेट पे होगा, वहां पे इसके मॉलिक्यूल्स का प्रेशर कितना होगा, ये चीज स्टेट फंक्शन है। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है, ये स्टेट फंक्शन। इसी तरह टेम्परेचर, टेम्परेचर भी पाथ फंक्शन नहीं है, ये भी क्या है आपका स्टेट फंक्शन है। वॉल्यूम भी स्टेट फंक्शन है। डेंसिटी आपका क्या है, स्टेट फंक्शन की पाथ फंक्शन? डेंसिटी भी आपका स्टेट फंक्शन। विस्कोसिटी क्या है आपका? पाथ फंक्शन। नहीं, विस्कोसिटी भी आपका स्टेट फंक्शन है। इस वो तो रास्ता में पता चलेगा ना सर। नहीं, रास्ता में नहीं पता चलेगा ना बच्चा। देखो इस स्टेट में क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स का विस्कोसिटी, और इस स्टेट में क्या है वाटर मॉलिक्यूल्स का विस्कोसिटी। अब ये विस्कोसिटी यहां से यहां तक चेंज क्यों हुआ हम नहीं बता सकते, वो पाथ फंक्शन बताएगा। मतलब या तो हम हीट किए होंगे या तो हम कुछ वर्क किए होंगे। तब तो सर दोनों टाइम रेस्ट में ही रहे। दोनों टाइप? अरे बकलोल ने तो रेस्ट में है रे। इंटरमोल आपको बताए थे ना कि विस्कोसिटी का मेन कारण क्या होता है बच्चा? ओह यस सर, यस सर, टेम्परेचर। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ठीक है, इंटरमोलिकुलर फोर्सेस जितना ज्यादा होगा। अब बताओ इस टेम्परेचर पे और इस टेम्परेचर पे इंटरमोलिकुलर फोर्स किसमें ज्यादा होगा? इसमें ना, नॉर्मल में ना, हाँ यस। नॉर्मल में ना, तो नॉर्मल में विस्कोसिटी ज्यादा होगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, हाँ, क्लियर है ना? यस सर, कोई यस सर। दिक्कत है? विस्कस फोर्स किस चीज पे डिपेंड किया? स्टेट पे डिपेंड किया। अब हीट, जैसे ये वाला चीज देखो, हीट, वर्क, ठीक है, हीट और वर्क, ये दोनों वो चीज है जो जनरली पाथ फंक्शन होता है, ठीक है। ये दोनों वो चीज है जो आपका क्या होता है, पाथ फंक्शन होता है। कहने का मतलब है कि देखो, आप अगर एक कोई सिस्टम, कोई भी सिस्टम आप चुनो, नहीं मतलब है थर्मो, आप केमिस्ट्री नहीं, केमिस्ट्री में जनरली बोलते हैं कि एक प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिए वहां से प्रोडक्ट बना, तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनने को अलग अलग स्टेट मानते हैं, ठीक है। केमिस्ट्री में ये केमिकल चेंज के बारे में हो गया, रिएक्शन अगर कर रहे हैं। फिजिकल चेंज जैसे कर रहे हैं वो अभी पोटेंशियल एनर्जी वाला बताया, उस तरह का चीज सोचो, ठीक है। तो एक इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में अगर कोई चीज पहुंच रहा है, ठीक है, तो किसी पाथ के थ्रू पहुंचा होगा। जैसे किसी चीज का एनर्जी, मान लो कि एनर्जी आपका घटा, तो हो सकता है उससे हीट निकला होगा,
समझ में आ रहा है ना? आप किसी पर्टिकुलर स्टेट का, आप जैसे मान लो टेम्परेचर, हम लोग बोल रहे सॉरी, टेम्परेचर बढ़ा किसी चीज का, तो बढ़ा होगा किस वजह से? हीट एनर्जी देने की वजह से, ठीक है। या फिर दूसरा है कि वर्क करने की वजह से। वर्क करने का मतलब होता है कि हम लोग कुछ फोर्स लगा करके जानबूझ के कर रहे हैं। कहने का मतलब है वर्क, वर्क का मतलब क्या है देख लो, ऐसा ऐसा समझ लो, ठीक है। देखो इस पानी, ये पानी के मॉलिक्यूल्स अभी इसमें जो होंगे स्थिर होंगे, ठीक है। इसके अंदर समझ लो एक पानी भर लो और इसको छोड़ दो तुम 8 घंटे तक, 8 आवर्स तक इसको छोड़ दो, ठीक है। सब मॉलिक्यूल्स अपना जो नॉर्मल स्टेट होगा उसको गेन कर लिया। 8 घंटे काहे छोड़ोगे, ऐसे भी लेकर के थोड़ी देर छोड़ दो, 8 घंटा काहे के लिए छोड़ोगे, है ना, 10-15 मिनट छोड़ दो बस खाली, ठीक है। ये स्टिल होगा वाटर, ठीक है। अब बताओ इसको एक स्टेट से दूसरा स्टेट में पहुंचाना है, ठीक है। कहने का मतलब अभी इस स्टेट में इसके मॉलिक्यूल्स का एक काइनेटिक एनर्जी होगा, नॉर्मल सा बात है, उसी के वही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कि इसका टेम्परेचर का, तो टेम्परेचर कुछ होगा। और बाद में अगर इसके काइनेटिक एनर्जी को हम लोग बढ़ा दिए तो फिर आपका इसका टेम्परेचर एक फाइनल, ये एक इनिशियल स्टेट था, ठीक है। मान लो ये T1 टेम्परेचर, काइनेटिक एनर्जी उस समय E1 के1 था और इनिशियल स्टेट था, और इसके बाद एक फाइनल स्टेट में हम लोग पहुंचे, एक फाइनल स्टेट में पहुंचे जिसमें इसका काइनेटिक एनर्जी कुछ बढ़ गया होगा 2, है ना। इसका टेम्परेचर भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, टेम्परेचर भी इंक्रीज किया होगा, ठीक है। ये हुआ मेरा फाइनल स्टेट, सपोज कर लो। अब इनिशियल से फाइनल कैसे पहुंचोगे बताओ तो? ये पानी है अंदर में, मेरे को टेम्परेचर बढ़ाना है। टेम्परेचर बढ़ाने का मतलब हुआ काइनेटिक एनर्जी मॉलिक्यूल्स का बढ़ा दो, हीट देकर। हीट देके, बहुत बढ़िया। हीट दिए तो हीट दिए तो मतलब हीट क्या हुआ? हीट बेसिकली इनिशियल से फाइनल स्टेट पहुंचाने में पाथ फंक्शन को हेल्प कर रहा है। समझ में आ रहा है ना? हीट मतलब पाथ फंक्शन है, ये पाथ पे डिपेंड कर रहा है और सिस्टम को इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचा रहा है, ठीक है। अच्छा एक बात बताओ, बिना अगर हम लोग बोले कि इसमें हम लोग हीट ना दे, हीट ना दे, अब मेरा दूसरा है हीट ना दे लेकिन तो भी इसका टेम्परेचर बढ़ाना है, कैसे बढ़ाओगे? एक तो ऑप्शन हीट बता दी पाथ फंक्शन का कि हाँ हीट करेंगे तो पाथ पाथ फॉलो करके ये नीच वाले स्टेट तक पहुंच जाएगा। एक एक बताओ जो हीट नहीं करेंगे लेकिन तो भी इसका हम टेम्परेचर को बढ़ा दे। सर प्रेशर लगा करके, जब प्रेशर लगाएंगे तो वॉल्यूम कम होगा, और जब गैस को कंप्रेस किया जाता है, किसी फ्लूइड को कंप्रेस किया जाता है, उसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। फ्लूइड को अप्लाई करके प्रेशर कंप्रेस करके। हाँ अब ठीक है, लड़का वैसे गलत नहीं बोला, गुड, वेरी गुड, ठीक है। प्रेशर बेसिकली हम इस प्रेशर को थोड़ा अलग कर देते हैं, प्रेशर को हम कर देते हैं फोर्स, यही ना होता है, ठीक है। प्रेशर इसका इसका फोर्स कर देते हैं, ठीक है। और प्रेशर लगाने पे तुम बोल रहे हो कि काइनेटिक एनर्जी आपका इंक्रीज करेगा, तो बेसिकली फोर्स हम लोग एक वर्क कर रहे हैं। अगर फोर्स लगा रहे हैं तो इसका मतलब हम लोग इसके ऊपर क्या कर रहे हैं? वर्क कर रहे हैं ना जी। सपोज कर लो जैसे एक पैडल इसमें लगा दो, सबसे अच्छा इसको ऐसे समझो, एक इसमें पैडल लगा दो, ठीक है। अब पैडल लगा करके उसके बाद इस पैडल को जोर जोर से घुमाओ, क्या इनके अब इसको जोर जोर से घुमाने से क्या इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा मॉलिक्यूल्स का? करेगा ना जी। पैडल लगाए और पैडल लगाने के बाद हम जो ना पानी के अंदर इसको घुमाए जोर जोर से, क्या इसका काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करेगा? यस सर। ठीक है, तो Yes, sir. काइनेटिक एनर्जी अगर इंक्रीज करेगा तो क्या टेम्परेचर बढ़ेगा? यस सर। ठीक है। तो बेसिकली हम प्रेशर लगा करके जो बोला अमन बोल रहा है, या फिर हम लोग जो मतलब चर्निंग करके इसको जो है घुमा करके कर रहे हैं, ये सारा क्या है? आपका वर्क है। ये वो वर्क है जो हम लोग इस सिस्टम पे कर रहे हैं, जिसके वजह से ये एक फाइनल स्टेट में पहुंच जाएगा। तो आपका जनरली हीट एंड वर्क, दीज टू आर पाथ फंक्शन, ये दोनों आपका क्या है? पाथ फंक्शन, हीट और वर्क, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। हीट एंड वर्क, दीज टू आर पाथ फंक्शन। गॉट इट एवरीवन? गॉट इट? किसी कोई डाउट है बच्चा? No, sir. सब शांति। ऐसे थके हुए क्यों कर रहे हो? आज एक ही क्लास है भाई, एक्स्ट्रा क्लास तुरंत में चल जाना है ना। इसको नोट किए सब? नो सर, हाँ कर रहे हैं। सर। नोट कर लो जल्दी से।
कहीं कहीं पे स्टेट फंक्शंस को स्टेट वेरिएबल्स भी लिखा रहता है, तो बोथ आर सेम थिंग, ठीक है। इसको स्टेट वेरिएबल्स भी बोल सकते हो, ठीक है। स्टेट फंक्शंस बोल लो, या फिर दूसरा टर्म एक यूज करता है स्टेट वेरिएबल्स, ठीक है। आप ये बोलो। स्टेट वेरिएबल्स को ही पाथ फंक्शन बोलते हैं। स्टेट वेरिएबल्स को पाथ फंक्शन नहीं बोलते हैं, स्टेट वेरिएबल्स को स्टेट फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। स्टेट वेरिएबल्स को स्टेट फंक्शंस बोलते हैं। पाथ फंक्शंस या पाथ वेरिएबल्स बोल। क्लियर है अविनाश, कोई दिक्कत है? रिटर्न एवरीवन, आगे बढ़े। इज इट क्लियर एवरीवन? आगे बढ़े क्या शांति के मुहूर्त? क्लियर है सर। नो सर, तो नो सर, कुछ तो बोलो। सर हम पाथ बताने में स्टेट फंक्शन का यूज कर सकते हैं? पाथ बताने में स्टेट फंक्शन का यूज कैसे करोगे? तुम पाथ को बता ही नहीं सकते हो उन सब चीज के यूज से। जैसे अमन बोल रहा था प्रेशर से, हाँ, वो बोला प्रेशर हम बढ़ा के कर सकते हैं, तो वो तो स्टेट फंक्शन हो गया ना। प्रेशर तुम बढ़ा के किए, तुम प्रेशर लगाए वो एक्सटर्नल प्रेशर था। तुम जो प्रेशर लगाए वो कौन सा प्रेशर होगा बताओ? सिस्टम के लिए वो कौन सा प्रेशर होगा? एक्सटर्नल होगा ना। हाँ और उसके वजह से उनके मॉलिक्यूल्स का प्रेशर अपना बढ़ रहा होगा, हाँ। इंक्रीज करेगा, नॉर्मल सा बात है। अब बताओ, अगर प्रेशर तुम लगा रहे हो और मॉलिक्यूल्स का प्रेशर इंक्रीज कर रहा है, तो तुम किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही ना मॉलिक्यूल का प्रेशर बताओगे। यस सर। समझ में आ रहा है ना? सपोज कर लो प्रेस करना स्टार्ट किए, मॉलिक्यूल पहले यहाँ पे था, फिर थोड़ी देर में यहाँ पे पहुंचा, फिर यहाँ पे पहुंचा, इतना इस तरीके से मॉलिक्यूल्स का अपना प्रेशर धीरे धीरे करके इंक्रीज कर रहा था, ठीक है। तो तुम वो कैसे बताओगे कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में ही ना मॉलिक्यूल्स का कितना प्रेशर है, वही बताओगे। वो प्रेशर में चेंज किस वजह से आया? क्योंकि हम लोग उस पर एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किए, वर्क किए। समझ में आ रहा है? इज इट क्लियर? यस सर। ठीक है। प्रेशर प्रेशर आपका स्टेट फंक्शन है। अब प्रेशर इनटू वॉल्यूम चेंज, ये आपका हो जाता है वर्क डन। अब समझ में आया ना? तो प्रेशर यस आपका सर। स्टेट फंक्शन है, कोई दिक्कत? ठीक है ना? नो सर। ओके, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। चलें आगे बढ़े एवरीवन। वर्क में सर कुछ भी हो सकता है, बस वर्क करके उसका टेम्परेचर बढ़ाना रहता है। वर्क अभी हम लोग वर्क पे बात करेंगे, टेंशन मत लो। वर्क और हीट आप लोग को इतना बात, ये सारा चीज अभी बात करेंगे। देखो प्रेशर, टेम्परेचर, वॉल्यूम, ये सब का बात तो हम लोग ऐसे स्टेट में कर चुके हैं। विस्कस विस्कस फोर्स, डेंसिटी, ये सब चीज हम लोग जानते हैं। बस खाली दो चीज है जिसके बारे में हम लोग को फोकस करना, थोड़ा सा जानना है। तो ये दोनों बेसिक चीज है थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर के, इनके बारे में अभी बात करेंगे, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट। ओके ओके ओके। सर। ओके, अब देखते हैं इंटेंसिव एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, ये क्या होता है इसको समझते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ पे वाई एक्सटेंसिव होगा, ठीक है। एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टीज, ये क्या होता है इसको समझते हैं अच्छे से। सपोज कर लो तुमको एक हम वुडन ब्लॉक दिए, ठीक है, अच्छा खासा शेप में है भाई, वो सिलेंड्रिकल शेप में है, सपोज कर लो, ठीक है, सिलेंड्रिकल शेप में। अब हम क्या किए कि इसको एक ब्लेड लेकर के इस वुडन ब्लॉक को हम काटे,
काट करके इसको सपोज कर लो हम दो इक्वल पार्ट्स में सपोज कर लो डिवाइड कर दिया। मतलब हम बेसिकली किए क्या, हम बेसिकली क्या किए कि ये पूरा मास था आपका m2, हम इसको काट करके m सपोज कर लो, इसका पूरा मास था m, पूरा मास था m, और इसको काट करके हम इसके मास को दो आधा आधा हिस्सा में डिवाइड कर दिए, m/2 तो मास चेंज हो रहा है यहाँ पे, ठीक है, मास चेंज हो रहा है। तो इसके बेसिकली अब एक बात बताओ, दोनों कंडीशन हम बोले, ठीक है, क्या बताओ यहां पे समझो इस चीज को, क्या इसका टेम्परेचर और इन दोनों का टेम्परेचर डिफरेंट होगा? नो सर। टेम्परेचर तो सेम ही होगा, ये भी टी पे ही रहेगा क्योंकि हम काटे हैं, नॉर्मल सा बात है, तो टेम्परेचर तो वही था, तो टेम्परेचर तो सेम ही रहेगा ना सर दोनों का। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी को कोई दिक्कत हो रहा है, समझ में आ रहा है? यस सर। यस ठीक है, ओके। अब एक और चीज इसमें, कुछ कुछ चीज इसको समझते हैं, अच्छे से समझते हैं, ठीक है। अब थोड़ा सा बात करते हैं हम इसका प्रेशर का, प्रेशर ऑफ द मॉलिक्यूल्स का। मेरे ख्याल से ये सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड स्टेट में इस पूरा का पूरा वुड का एक डेंसिटी होगा, डेंसिटी कहने का मतलब है मास पर यूनिट वॉल्यूम होगा। अगर इसको हम काट दिए हैं और दो इक्वल पार्ट में, तो दो इक्वल पार्ट में मास आधा आधा हो गया, नॉर्मल सा बात है, वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा आधा हो गया, नॉर्मल सा बात है, वॉल्यूम भी क्या हो गया, आधा आधा हो गया, v/2 वॉल्यूम भी हो गया, 2 कट गया। तो क्या आपका डेंसिटी चेंज किया? डेंसिटी पहले भी क्या था, m/v, और अब भी क्या है, दोनों का m/v है। समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? डेंसिटी में भी कोई चेंज नहीं आया, डेंसिटी में भी, टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं, नो चेंज इन टेम्परेचर, हमको टेम्परेचर में चेंज नहीं मिला, नो चेंजेस, नो चेंजेस, चेंजेस किसमें मिला, मेरा टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं मिला, दूसरा मेरे को डेंसिटी में कोई चेंज नहीं मिला। दोनों के प्रेशर के बारे में बात कर लेते हैं। प्रेशर क्या चेंज करेगा? कोई यहां बता सकता है क्या प्रेशर चेंज करेगा? ना, प्रेशर नहीं चेंज करेगा क्योंकि मॉलिक्यूल्स का अरेंजमेंट सॉलिड स्टेट में जो था, जो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा था, वही प्रेशर दोनों का दोनों एक्सर्ट करते रहेगा। तो प्रेशर भी आपका चेंज नहीं करेगा, प्रेशर भी आपका चेंज नहीं करेगा, ठीक है, ओके। ये सारा चीज हम लोग को नहीं दिख रहा है चेंज, और चेंजेस कहां मिल रहा, थोड़ा उसको भी समझो। थोड़ा देखो, मास चेंज कर गया, ठीक है, मास चेंज कर गया, नॉर्मल सा बात है, काटे तो दोनों अलग अलग हिस्सा का मास डिफरेंट था, ठीक है। उसके बाद वॉल्यूम चेंज कर गया, ठीक है, वॉल्यूम चेंज कर गया, ठीक है। टोटल एनर्जी आपका क्या दोनों का सेम होगा? टोटल एनर्जी, इसके मॉलिक्यूल के जितने एनर्जी हैं, है ना, और इसके मॉलिक्यूल के जो एनर्जी होंगे क्या सेम होगा? यहां मॉलिक्यूल का एनर्जी E, और इन दोनों का मॉलिक्यूल का एनर्जी जो भी होगा आपका, इसे E1 एंड E2, ठीक है। तो क्या E1 और E2 E के बराबर होगा? नो सर। नहीं ना, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ही जब चेंज कर गए हैं, तो एक आप यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज कर रहे हैं, n भी बोल सकते हो, और दूसरे आप बोल सकते हो यहाँ पे तीसरा अभी क्या बता रहे थे, एनर्जी, एनर्जी, एनर्जी भी आपका क्या होगा, डिफरेंट होगा। तो एनर्जी जो जो चीज चेंज करता है, जब मैटर को हम लोग दो हिस्से में काटते हैं, चाहे इक्वल काटो अनइक्वल काटो, कोई मतलब नहीं, ठीक है, जो जो पैरामीटर्स चेंज कर सक रहे हैं, ठीक है, चेंज कर जाते हैं काटने के बाद, वो होता है आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, वो होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम is what is that which depends upon the amount of substance or substances present in the system, ठीक है। जैसे मास डिपेंड करेगा कि दोनों में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, ठीक है। वॉल्यूम भी डिपेंड करेगा कि दोनों में कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है, क्योंकि वॉल्यूम खुद मास पे ही डिपेंडेंट है, ठीक है। तो मास पर यूनिट वॉल्यूम आपका, ये नॉर्मल सा बात है, चेंजेस आता है। एन नंबर ऑफ मोल्स, उस पे तो ये सब चीज डिपेंडेंट है, ठीक है, क्योंकि वही चीज मेन है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स कहने का मतलब है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, है ना। इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स डिफरेंट होंगे, इसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स दोनों में डिफरेंट होंगे, नॉर्मल सा बात है। अगर इन दोनों को जोड़ोगे तो फिर नंबर ऑफ पार्टिकल्स सेम ही होंगे,
है ना। सपोज कर लो इसमें N1 मोल्स है, इसमें N2 मोल्स है, और इसमें टोटल N मोल्स था। तो काटे तो दोनों जो डिवाइड हुआ उसका नंबर ऑफ मोल्स डिफरेंट था, लेकिन दोनों का टेम्परेचर सेम था, दोनों का डेंसिटी सेम था। इसका भी डेंसिटी सेम है, और जो पहले डेंसिटी था इसका उसके बराबर है। प्रेशर जो यहाँ मॉलिक्यूल शो कर रहे थे वही प्रेशर यहाँ भी शो कर रहे हैं, वही प्रेशर यहाँ भी शो कर रहे हैं। कहने का मतलब है ऐसे पर्टिकुलर पैरामीटर्स जो आपका नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन द सिस्टम पे डिपेंड करे, या फिर अमाउंट ऑफ अ सब्सटेंस पे डिपेंड करे, कहने का मतलब है एन पे डिपेंड करे, नंबर ऑफ मोल्स पे डिपेंड करे, ठीक है, वो सारा आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होता है। जैसे मास, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स तो खुद ही हो रहा है, और साथ में आपका एनर्जी भी, ठीक है। और इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या होता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ अ सिस्टम इज दैट व्हिच इज इंडिपेंडेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ठीक है। कोई मतलब नहीं था इसको काटे, टेम्परेचर को कोई मतलब नहीं, टेम्परेचर वही का वही है, चाहे पहले हम लोग बिना काटे हुए देखे या फिर काटने के बाद देखे दोनों पार्ट्स का, तो टेम्परेचर सेम ही रहेगा, डेंसिटी सेम ही रहेगा, डेंसिटी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, प्रेशर आपका सेम ही रहेगा, सब चीज सेम ही रहेगा। तो ये तीनों चीज आपका क्या हो गया? इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। क्लियर है सबको एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी? किसी कोई दिक्कत है तो पूछ सकते हो। सुस्त प्राणियों थोड़ा जवाब दो। नो सर। नो टेंशन सर, नो प्रॉब्लम। दिक्कत होगा। कोई प्रॉब्लम नहीं ना है? इज इट क्लियर? नो सर। नहीं तो एक्सटेंसिव एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी इसको पहले नोट करो, नोट कर लो। Noted everyone? Either say no or say yes. Noted everyone? Yes, sir. No sir, okay. Waiting. सर इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या चीज पर तब डिपेंड करता है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी किसी मास, तुम डेफिनेशन को समझे ही नहीं। जो अमाउंट ऑफ सब्सटेंस पे डिपेंड करता है वो हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो नहीं डिपेंड करता है वो होता है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। यहाँ मतलब इंटेंसिव प्रॉपर्टी का डेफिनेशन को किस चीज पे डिपेंड कर रहा है उससे कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब टेम्परेचर, अगर तुम डिपेंडेंसी पूछोगे तो जैसे हम बताते, टेम्परेचर डिपेंड करता है हीट के लेन देन पे, हीट एक्सचेंज पे, कोई दिक्कत? अगर लेन देन पूछने जाओगे तो लेन देन हम बताते हैं, हीट के एक्सचेंज पे डिपेंड करता है टेम्परेचर, ठीक है। सर लेकिन यहाँ डेफिनेशन कुछ बोलना चाह रहा है, तुम सोच कुछ और रहे हो। यहाँ बात यह है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी और इंटेंसिव प्रॉपर्टी है क्या। जो मास पे डिपेंड करता है वो हुआ आपका एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, जो आपका मास पे डिपेंड नहीं करता है वो हुआ इंटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी किस चीज पे डिपेंड कर रहा है वहां उस सवाल ही नहीं है। अलग अलग इंटेंसिव प्रॉपर्टी अलग अलग चीजों पर डिपेंड करता है, ठीक है। और टेम्परेचर ये सब भी तुम जानते होगे कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर ये सब इंटरडिपेंडेंट होते हैं, एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। लेकिन यहां पे आपको दिख रहा है कि जब हम लोग मास को काटे तो टेम्परेचर, डेंसिटी और प्रेशर इन तीनों में कोई फर्क नहीं पड़ा, ठीक है। पहले जो था वही दोनों का ही बाद में भी देखा गया, ठीक है।
और लेकिन अगर इसको काट दिए तो मेरा क्या क्या चीज चेंज हुआ, देखें कि मेरे को पता चला कि नंबर ऑफ मोल्स चेंज हो गया। पहले नंबर ऑफ मोल्स n था, अब n1 हो गया इस ब्लॉक का, n2 हो गया इस ब्लॉक का, है ना। या फिर सेम ही सपोज कर लो, सेम ही होगा क्योंकि आधा आधा काटे हैं तो ऑलमोस्ट सेम ही होगा। तो n1 हो गया, है ना। लेकिन n1 प्लस n1 करेंगे तो फिर n आ जाएगा। अब मास कितना हो गया, तो इस ब्लॉक का मास कुछ m/2, इस ब्लॉक का मास m/2। ठीक है, क्लियर है ना। मास चेंज हो गया, वॉल्यूम दोनों का चेंज हो गया, स्पेस ऑक्यूपाइड बाय, ये इस वॉल्यूम v को ऑक्यूपाई कर रहा था और ये दोनों v/2 वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर रहा है। एनर्जी चेंज हो गया तुम्हारा। एनर्जी डिपेंड किस चीज पे करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, एनर्जी किस चीज पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करता है, पोटेंशियल एनर्जी भी आपका डिपेंड करता है। तो इसका मतलब क्या है कि ये आपका चेंज हो गया होगा। ठीक है, इट वुड हैव चेंज्ड। ठीक है, तो एनर्जी हो गया आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो जो चीज चेंज कर रहा है मास को चेंज करने पे, मास को कम करने घटाने पे, जो जो चीज चेंज कर रहा है वो सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी, सॉरी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, उल्टा लिख दिए। ये आपका हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। जो जो चीज चेंज कर रहा है वो हुआ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। और जो जो चीज मास चेंज करने पे नहीं चेंज कर रहा है वो हुआ आपका इंटेंसिव प्रॉपर्टी। समझ में आया, क्लियर है, इज इट Yes. क्लियर? ठीक है, Yes. क्लियर है ना। ओके एवरीवन, इज इट क्लियर? Yes, sir. ठीक है, वेलोसिटी, वेरी गुड एग्जांपल। वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल्स भी चेंज नहीं करेगा। क्यों नहीं चेंज करेगा? नॉर्मल सा बात है, टेम्परेचर जब सेम है तो मॉलिक्यूलर वेलोसिटी कहां से चेंज करने वाला है, मॉलिक्यूलर वेलोसिटी सेम होगा। ठीक है, लेकिन टोटल काइनेटिक एनर्जी पूछोगे तो वो डिफरेंट होगा। कैसे? तो भाई इसमें ज्यादा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है तो भाई ज्यादा मास होगा इसका, और हर एक में सबका यही ना होता है, रूट टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वाला काइनेटिक एनर्जी का हम गैसियस लॉज में भी फॉर्मूला निकाले थे सारे मॉलिक्यूल्स का। ठीक है, तो मास पे डिपेंड करता है भाई वो काइनेटिक एनर्जी। मास चेंज है, ये ब्लॉक में पूरा बड़ा मास है तो कैपिटल पूरा एम मास के लिए सोचोगे, और इसमें तुम क्या सोचोगे, इसमें तुम सोचोगे स्मॉल एम के हिसाब से, तो काइनेटिक एनर्जी डिफरेंट होगा। लेकिन वेलोसिटी ऑफ मॉलिक्यूल सेम है, यहां भी वेलोसिटी आपका v आपका सेम है, हर एक में वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आया है क्योंकि टेम्परेचर तीनों का क्या है, सेम है। ठीक है, वेलोसिटी में भी कोई चेंज नहीं आया। इज इट क्लियर अविनाश? Yes, sir. इज इट क्लियर एवरीवन? Yes, sir. Yes. Yes, sir. ओके वेरी गुड, चलो लिख लिए सब, नोट कर लिए, आगे बढ़े। Yes. ओके, नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, दैट इज इंटरनल एनर्जी। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है थर्मोडायनेमिक्स का। इंटरनल एनर्जी क्या होता है उस चीज को समझते हैं। ठीक है, इंटरनल एनर्जी के बारे में बात करते हैं। ओके, इसको पहले समझ लो, अच्छा है ना, अच्छे से एक एक नॉर्मल टर्म में बताते हैं। ठीक है, कोई भी आप सिस्टम लो, नहीं मतलब है सिस्टम में कुछ भी हो, कोई केमिकल रिएक्शन करो, कोई पानी को उबालो, मन करे तो एक फुटबॉल को मार लो, फुटबॉल पहले तुम्हारे पैर के पास है, उसको मार दिए तो कुछ दूर चला गया। ठीक है, तो ये भी इनिशियल और फाइनल स्टेट हो गया आपका, इस तरह सोचो। तो किसी भी इनिशियल स्टेट में या फिर फाइनल स्टेट, किसी भी स्टेट में बोल लो, एक पर्टिकुलर सिस्टम का में जो भी एनर्जी होगा, जैसे मान लो गर्म पानी को बॉईल कर रहा है, बॉईल करने के लिए लगा है, तो इनिशियल कंडीशन बिना आंच के हम लोग पानी लिए थे इसमें, वो इनिशियल कंडीशन है सिस्टम का। ठीक है, अब इनिशियल कंडीशन में इसके मॉलिक्यूल्स का एक एनर्जी होगा। ठीक है, बहुत सारा एनर्जी होगा, मतलब इसके अंदर में बहुत सारा एनर्जी होगा, काइनेटिक एनर्जी होगा, पोटेंशियल एनर्जी होगा। ठीक है, उसके बाद आपका वाइब्रेशनल एनर्जी भी होगा, मॉलिक्यूल वाइब्रेट भी कर रहे होंगे एक दूसरे से, टकराने से थोड़ा फीलिंग हो रहा होगा, वाइब्रेशन, है ना। तो अलग अलग एनर्जी, कहने का मतलब है किसी भी बॉडी का, कोई भी बॉडी ले लो, मेरे को नहीं मतलब है, किसी भी बॉडी का सारा का सारा एनर्जी का सम, एनर्जी कैसा भी हो सकता है, साउंड, रेडिएशन, काइनेटिक, पोटेंशियल, सारा का सारा एनर्जी का सम। ठीक है, एक जैसे तुम ही मान लो हम एक इंसान है, मेरा सारा एनर्जी, मेरा जितना एनर्जी अभी मेरे बॉडी में है, जो मेरा एनर्जी अभी इस पॉइंट पे है, वो मेरा अभी के टाइम में, मेरा इस स्टेट में कहने का मतलब इस टाइम पे, टाइम क्या हो रहा है आपका, टाइम हो रहा है आपका 10 बज के कुछ हो रहा होगा, 48 मिनट हो रहा है। 10 बज के 48 मिनट में अंकित झा का एनर्जी जो बॉडी के अंदर उसका था, उसको मेरा इंटरनल एनर्जी बोला जा रहा है। तो किसी भी बॉडी के अंदर जितने भी एनर्जीज हैं,
द सम ऑफ all kind of energies in a body, all kind of energies in a body is called its internal energy. बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से समझो, समझ में आया? इंटरनल एनर्जी, कहीं कहीं पे इसको इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोलते हैं, ठीक है, इसको इंट्रिंसिक एनर्जी भी बोला जाता है, ठीक है। एक बॉडी के अंदर जितना भी एनर्जी किसी पर्टिकुलर स्टेट में होगा, सपोज कर लो, तो वो होता है उसका इनिशियल इंटरनल एनर्जी, ठीक है। नॉर्मल सा बात है, एक स्टेट से दूसरे, जैसे पानी को अब हम गर्म कर दिए, खौला देंगे, तो खौलाने के बाद इसका टोटल एनर्जी डिफरेंट होगा। अब इस पॉइंट पे सपोज कर लो, यहाँ पे इंटरनल एनर्जी आपका E1 था, ठीक है, और यहाँ पे आपका इंटरनल एनर्जी E2 है, ठीक है। अब ये बॉईल करने के बाद हुआ है, ये बॉईल करने के बाद हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है, यहां बताओ मेरे को एनर्जी बढ़ा होगा कि घटा होगा? ये इनिशियल स्टेट है नॉर्मल वाटर, और ये आपका बॉइल्ड वाटर, एनर्जी बढ़ा होगा कि घटा होगा? बढ़ा होगा। देखो, दिक्कत हमारे साथ ये है इंटरनल एनर्जी के बारे में कि हम इंटरनल एनर्जी कभी भी स्टेट में फाइंड नहीं कर सकते हैं, हम हमेशा चेंज इन इंटरनल एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। हम नहीं बता सकते कि जैसे अभी मेरे बॉडी के अंदर कितना एनर्जी है, इंटरनल एनर्जी मेरा क्या है, ये कोई काउंट नहीं कर सकता है, दैट कांट बी कैलकुलेटेड। लेकिन जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है, तब उस हिसाब से हम लोग बताते हैं कि चेंज इन एनर्जी कितना आया। तो बेसिकली हम लोग चेंज इन इंटरनल एनर्जी बता सकते हैं, डेल्टा ई बता सकते हो, लेकिन किसी बॉडी के अंदर कितना एनर्जी है एक्चुअली, है ना, एक पर्टिकुलर स्टेट में, वो कभी हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते हैं। बट हम लोग चेंज बता सकते हैं, ठीक है, इंटरनल एनर्जी का चेंज बता सकते हो। चेंज कैसे बता सकते हो, अब समझो। सपोज कर लो कि ऐसा सपोज कर लो कि चेंज कैसे बताए भाई, जैसे मान लो कि E1 था टेम्परेचर, ये आपका नॉर्मल वाटर था, ये बॉइल्ड वाटर है, तो ये कुछ टेम्परेचर T1 से T2 गया होगा, ठीक है, और T2 आपका ग्रेटर देन T1 है, ठीक है। तो नॉर्मल से बात है, बीच में कुछ हीट एनर्जी गेन किया होगा, तो या फिर इसके ऊपर कुछ वर्क हुआ होगा तो ही, या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इसके ऊपर एक हीट हो सकता है, दूसरा ऑप्शन क्या हो सकता है, वर्क, कुछ वर्क किए होंगे, वर्क मतलब वही पैडल लगा के घुमाए होंगे, तो काइनेटिक एनर्जी बढ़ गया होगा, ठीक है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा तो आपका टेम्परेचर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो या तो वर्क किए, या तो हम इसके ऊपर हीट इसमें डाले, हीट एनर्जी इसमें फ्लो किए, तब जाकर के इसका स्टेट चेंज हुआ, मतलब कि इंटरनल एनर्जी में चेंज आया होगा। तो बेसिकली हम यहीं से बोल सकते हैं कि डेल्टा ई बराबर आपका क्या होता है, Q प्लस W होता है, Q प्लस W होता है। हम भाई, अभी मेरे अंदर बहुत एनर्जी है, 2 घंटा हम गए क्रिकेट खेलने, क्रिकेट खेल के आए तो पता चला मेरा एनर्जी कम हो गया, हम सो गए, ठीक है, तो मेरा एनर्जी घटा। अब कितना घटा है एनर्जी, वो कैसे पता चलेगा? जितना एनर्जी घटा है, वो जितना हम वर्क करके आए हैं खेलने के टाइम में, उससे मेरा एनर्जी घटा है। तो मेरा इंटरनल एनर्जी का चेंज हम बता सकते हैं कैसे, तो बोल सकते हैं कि डेल्टा ई इज इक्वल टू वर्क डन। इज इट क्लियर एवरीवन? इज इट क्लियर एवरीवन, बच्चा लोग? यस सर। यस सर। किसी कोई डाउट है? इज इट क्लियर? अच्छे से समझ में आया सबको? ठीक है, तो हम लोग कभी भी याद रखना कि किसी पर्टिकुलर स्टेट का एनर्जी हम लोग नहीं बता सकते, ठीक है। किसी पर्टिकुलर स्टेट में किसी सिस्टम का कितना इंटरनल एनर्जी होगा, दैट कांट बी कैलकुलेटेड, बट वी कैन determine change in internal energy. And how can we determine the change in internal energy from when a system goes from one particular state to other state? जब एक सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाएगा तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी कैसे बताते हैं? हम लोग बताते हैं बेसिकली हीट कितना लेन देन हुआ है और वर्क कितना किया गया है सिस्टम पे, या फिर सिस्टम कितना वर्क किया है, इसके हिसाब से, मतलब हीट एनर्जी कितना लेन देन हुआ है और वर्क कितना किया गया है, यही आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होता है। इसमें किसी कोई डाउट है? समझ में आ रहा है सबको? इज इट क्लियर एवरीवन? सर इससे पहले वाला दिखाइए तो। इससे पहले, अरे नोट करने देंगे, टेंशन मत लो, पहले समझा बच्चा? कहाँ गया? बिना शांत हो गया? समझ में आया? पहले वो बात बताओ।
Yes, sir. हैव यू गॉट इट? ये क्या था इंटरनल एनर्जी, क्या चीज है? इंटरनल एनर्जी का मतलब हुआ कि जितना एनर्जी एक बॉडी में होता है किसी पर्टिकुलर स्टेट में उसको हम लोग बोलते हैं इंटरनल एनर्जी। लेकिन दिक्कत हमारे साथ है कि किसी पर्टिकुलर स्टेट में हम इंटरनल एनर्जी ऑफ द बॉडी कैलकुलेट नहीं कर सकते। देयर इज, आज तक ऐसा कोई डिवाइस नहीं बना जिससे हम लोग एनर्जी कैलकुलेट कर ले किसी बॉडी के अंदर का। ठीक है, तो एनर्जी हम लोग बेसिकली एनर्जी हम लोग चेंज बता पाते हैं कैसे? तो जो चेंज आएगा वो दो ही रीजन से आता है। एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कोई भी सिस्टम जाता है तो या तो वर्क किया जाता है या फिर हीट किया जाता है, या फिर एक और ऑप्शन है मैटर अगर लीव करता है सिस्टम को, एक और रीजन होता है। लेकिन डेल्टा ई जो चेंज है बेसिकली जो दो पाथ फंक्शन है, जिस पाथ को फॉलो करके सिस्टम एक दूसरे से जाता है वही होगा पक्का चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये हम लोग कह सकते हैं। और डेल्टा ई इज इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू बोला जाता है। यही आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के नाम से भी जाना जाता है। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली इसका कहने का मतलब है कि एनर्जी कैन नेवर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। इसको आप फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बोल सकते हो, जो जो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के हिसाब से काम कर रहा है। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स बेसिकली क्या है? ये आपका कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है। ये किस चीज का लॉ है? ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बोलता है। एनर्जी इज ऑलवेज कंजर्व्ड, ठीक है, का लॉ है ये। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहने का मतलब है कि बॉडी में जो चेंज हुआ, अब वो एनर्जी भाई बढ़ रहा है तो पक्का कोई ना कोई सिस्टम में कहीं ना कहीं से एनर्जी आ रहा होगा। अब ये एनर्जी कहां से आ रहा है? तो इसके ऊपर वर्क किया जा रहा है या फिर इसके ऊपर क्या किया जा रहा है? आपका हीट इसमें प्रोवाइड किया जाता है। इन्हीं दोनों के वजह से जो टोटल सम होगा वर्क डन और हीट का, यही आपका हो जाएगा चेंज। ये जो चेंज आया होगा इसी की वजह से आया होगा। मतलब जो एनर्जी है भाई कहीं खपत हुआ होगा, है ना, ये कहने का मतलब है। या फिर एनर्जी आपका गेन हुआ होगा कहीं से, तो गेन कहां से हुआ? तो वर्क किए और हीट किए, वही आपका एनर्जी में चेंज आया। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है इसमें तो पूछ सकते हो। इज इट क्लियर एवरीवन? देखो यस शांत, सर। अविनाश, Yes, श्वेता, sir. आदित्य, Yes, sir. अमन, एवरीवन, इज इट क्लियर? ओके, वेरी गुड। आयुष सिन्हा क्लियर है? खुशी, माला, प्रशांत, सैफ, सिमरन, श्वेता, बाप रे बाप, सोनल, उज्जवल, विनय, सबका क्लियर है? रुकनुद्दीन, चलो सर। तो फिर इसको नोट कर लो। अच्छा, इसको एक बार हम देख भी लेते हैं, कुछ पॉइंट कहीं पे कुछ छूट रहा होगा तो हम उसको बता भी देते हैं। द टोटल एनर्जी स्टोर्ड इन अ सब्सटेंस बाय वर्च्यू ऑफ इट्स केमिकल नेचर एंड स्टेट इज कॉल्ड इट्स इंटरनल एनर्जी, दैट इज sum of its translational, vibrational, rotational, chemical bond energy, electronic energy, nuclear energy of constituent atoms and potential energy due to interaction and with neighboring particles। जितना भी एनर्जी एक बॉडी में हो सकता है वो एनर्जी, सारा एनर्जी का सम आपका बोला जाता है इंट्रिंसिक एनर्जी बोल लो या फिर उसको इंटरनल एनर्जी बोल लो। ठीक है, हर एक तरह का एनर्जी का सम। दिक्कत ये हमारे साथ है कि हम इंटरनल एनर्जी कभी किसी स्टेट का बता नहीं सकते हैं, दिक्कत हमारे साथ ये भी है। तो इंटरनल एनर्जी इज स्टेट प्रॉपर्टी, इतना तो समझ में आ गया होगा कि इंटरनल एनर्जी आपका स्टेट फंक्शन है। स्टेट प्रॉपर्टी कहने का मतलब कि इंटरनल एनर्जी इज योर स्टेट फंक्शन, इट इज ऑल्सो स्टेट फंक्शन। बट लेकिन एक दिक्कत है, यस इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट डिपेंड्स ऑन अ पर्टिकुलर स्टेट, बट however change in internal energy, difference between internal energy of the products and that of reactants can be determined experimentally using the bomb calorimeter, जिसके बारे में हम आप लोग को बताएंगे। बॉम्ब कैलोरीमीटर का थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंटेशन, पहले बेसिक कंसेप्ट जान रहे हैं, उसके बाद बताएंगे किस तरीके से हम चेंज इन इंटरनल एनर्जी को पता करते हैं बॉम्ब कैलोरीमीटर से। इस डिवाइस को हम लोग करेंगे, है ना, इसको बताएंगे किस तरीके से ये काम करता है, इसके बारे में आप लोग को बताया जाएगा। तो स्टेट फंक्शन है, लेकिन याद रखना इट इज अ स्टेट फंक्शन, बट देयर इज अ लिमिटेशन, that we can't calculate the internal energy of any state of the system,
तो फिर हम लोग करते क्या है, rather we deal with change in internal energy, rather we deal with change in internal energy, change in internal energy, ठीक है, rather we deal in चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है। और ये चेंज आपका जनरली तीन चीज होता है, एक तो आपको हीट वर्क पता है, एक मैटर भी, क्योंकि ओपन सिस्टम में जब हम लोग बॉइलिंग करते हैं तो मॉलिक्यूल्स आपका धीरे धीरे क्या होता है, एटमॉस्फेयर में मिलने लग जाता है, तो वहां मैटर का लॉस्ट होता है, तो वहां पे भी एनर्जी, क्योंकि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स जा रहे हैं, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपका, तो इसकी वजह से आपका एनर्जी चेंज होता है, तो एनर्जी वहां पे भी चेंज हो सकता है मैटर के आने के जाने की वजह से, ठीक है, ये भी चीज है। ओके, उसके बाद नेक्स्ट, internal energy of a system depends upon the quantity of the substance, very important, quantity कितना, कहने का मतलब amount of substance, इस पे डिपेंड करता है, जैसा कि पता है ना, its chemical nature and its chemical nature, basically chemical nature कहने का मतलब है कि किस तरह का प्रॉपर्टी ये शो करता है, नेचर प्रॉपर्टीज किस तरह का शो करता है वो, मतलब किस तरह का सॉलिड है, क्या उसका इंटरमोलिकुलर फोर्सेस कैसा है, केमिकल नेचर कहने का मतलब ये है, ठीक है। एंड टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम पे तो डिपेंड करेगा ही इंटरनल एनर्जी, क्योंकि प्रेशर अप्लाई करोगे किसी चीज पे मतलब वर्क करोगे तो इंटरनल एनर्जी चेंज कर जाएगा, ठीक है। सिमिलरली वॉल्यूम में चेंज हो रहा है, इसका मतलब है कि आपका वर्क डन हो रहा है। सिमिलरली टेम्परेचर आपका चेंज हो रहा है, इसका मतलब हीट एनर्जी का लेन देन हो रहा है, जिसकी वजह से इंटरनल एनर्जी चेंज कर ही जाएगा, ठीक है। फॉर अ गिवन सिस्टम E is directly proportional to its absolute temperature, very important, किसी पर्टिकुलर जगह पे, किसी पर्टिकुलर गिवन, फॉर अ गिवन सिस्टम, स्टेट ऑफ अ सिस्टम, यहाँ पे स्टेट ऑफ अ सिस्टम कर लो, फॉर अ गिवन स्टेट ऑफ अ सिस्टम, ठीक है, किसी पर्टिकुलर सिस्टम के स्टेट में एनर्जी जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एब्सोल्यूट टेम्परेचर होता है, ये वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। मतलब टेम्परेचर बढ़ेगा, एक तरह कहने का मतलब है कि टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इंटरनल एनर्जी भी ज्यादा होगा, है ना। अलग अलग स्टेट को अगर ऑब्जर्व करोगे, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इंटरनल एनर्जी बढ़ेगा, क्यों बढ़ेगा, नॉर्मल सा बात है, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। एट कांस्टेंट वॉल्यूम द क्वांटिटी ऑफ हीट सप्लाइड टू अ सिस्टम आइसोकोरिक प्रोसेस इज इक्वल टू द इंक्रीज इन इट्स इंटरनल एनर्जी, ठीक है, इज इक्वल टू इट in its internal energy, that is qv is equals to delta E, ओके। अच्छा, ये क्या कहना चाह रहा है इसको समझो, हम अभी बताए कि डेल्टा E इज इक्वल्स टू होता है Q प्लस W, है ना, Q ये कैपिटल Q बेसिकली बोल रहा है कि कांस्टेंट, अगर हम बोल रहे हैं कि आइसोकोरिक प्रोसेस है, ठीक है, आइसोकोरिक प्रोसेस में आपका वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आ रहा मतलब वर्क डन वहां पे हम लोग जीरो बोलते हैं, ठीक है, वर्क डन जीरो बोलते हैं। प्रेशर अप्लाई किए लेकिन वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं आया, तो फिर वर्क डन क्या हुआ, वर्क होना भी चाहिए ना, वर्क हुआ ही नहीं वहां पे, तो वहां पे सारा का सारा जो आपका डेल्टा ई का वैल्यू होता है आइसोकोरिक प्रोसेस में, वो हो जाता है हीट एनर्जी के बराबर, हीट एनर्जी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, इस वही चीज लिखा हुआ है QV इज इक्वल टू डेल्टा ई। इन द एडियाबेटिक, पहले तो अभी ये सब प्रोसेसेस हम लोग पढ़ेंगे, उसके बाद अच्छा रहता है ये बताते, लेकिन तो भी चलो हल्का फुल्का आइडिया दे देते हैं। इन द एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस, एडियाबेटिक एक्सपेंशन ऑफ द गैस मतलब क्या हुआ, मतलब एडियाबेटिक प्रोसेस का मतलब होता है कि आपका हीट का वहां पे लेन देन नहीं हो रहा है, इट गेट्स कूल्ड बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल एनर्जी, ठीक है, बिकॉज ऑफ डिक्रीज इन इंटरनल। एडियाबेटिक मतलब एडियाब्रेटिक प्रोसेस होता है जिसमें हीट का लेन देन नहीं होता है, ठीक है, हीट का लेन देन नहीं होता है, तो वहां पे एक तरह से बोल सकते हो कि डेल्टा ई जो है डायरेक्टली आपका वर्क डन के बराबर हो जाएगा। इन साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस क्या मतलब होता है कि जैसे साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है इसको समझो, वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है आपका, इसको समझ लो। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है, साइक्लिक प्रोसेस मतलब ये कोई इनिशियल स्टेट है सिस्टम का, एक सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट पे है, ये किसी और स्टेट में गया, ए स्टेट में पहले था, ये बी स्टेट में गया, बी से फिर सी गया, है ना, और सी से वापस फिर ए चला गया, सी से वापस फिर ए चला गया, मतलब वापस से वही स्टेट आ गया सिस्टम का जो इनिशियल था, जो इनिशियल स्टेट था सिस्टम का वही फाइनल स्टेट भी हो अगर सिस्टम का, तो फिर हम प्रोसेस को साइक्लिक प्रोसेस बोलते हैं।
ठीक है, उसमें बोला जाता है साइक्लिक प्रोसेस। तो नॉर्मल सा बात है, क्योंकि सेम स्टेट में वापस आ गया है सिस्टम, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा, डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, डेल्टा ई जीरो हो जाएगा, इसमें कोई चेंज आएगा ही नहीं, क्योंकि इनिशियल जो था वही स्टेट फाइनल स्टेट भी है, तो स्टेट सेम है, मतलब इंटरनल एनर्जी सेम ही होगा, इंटरनल एनर्जी सेम होगा, मतलब डेल्टा ई का वैल्यू जीरो होगा। ठीक है, तो यही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है, इन साइक्लिक प्रोसेस द चेंज इन इंटरनल एनर्जी इज जीरो, डेल्टा ई इज इक्वल्स टू जीरो सिंस ई इज अ स्टेट फंक्शन, since E is a state function. For exothermic reactions, delta E is negative. हाँ, एक्सोथर्मिक में आपका क्या होता है, तो आप लोग बताओ, थोड़ा सा इंटरेस्ट लो, ये वाला चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस क्या होता है, जिसमें एनर्जी रिलीज होता है, रिलीज हो, तो अगर एनर्जी रिलीज हो रहा है तो इसका मतलब है कि प्रोडक्ट्स का एनर्जी क्या होगा, कम होगा। ठीक है, अगर एनर्जी रिलीज हुआ मतलब रिएक्टेंट जो पहले लिए उसमें जो एनर्जी था वो रिलीज हो गया, तो वो रिलीज अगर हो गया तो फाइनली जो चीज बचेगा तुम्हारे पास उसमें एनर्जी क्या होगा, कम होगा। तो बोल सकते हो कि एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स आपका एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से कम होगा, क्यों, एनर्जी रिलीज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे डेल्टा ई क्या होगा, निगेटिव होगा, क्यों, क्योंकि फाइनल इनिशियल स्टेट ज्यादा एनर्जी है और फाइनल स्टेट में कम एनर्जी, एनर्जी रिलीज हो गया इनिशियल स्टेट से, तो फाइनल स्टेट में कम एनर्जी होगा, कम एनर्जी होगा, इसका मतलब है कि आपका यहाँ पे डेल्टा ई का वैल्यू क्या आएगा, कम से ज्यादा को अगर करोगे तो यहाँ निगेटिव आएगा। ठीक है, निगेटिव आएगा, और अगर ज्यादा से करोगे एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट्स है ना, ये एंडोथर्मिक में एनर्जी क्या होता है, एब्जॉर्ब होता है, तो आपका प्रोडक्ट का एनर्जी क्या होगा, रिएक्टेंट से ज्यादा होगा, तो इस केस में आपका पॉजिटिव वैल्यू आएगा डेल्टा ई का। किसी को कोई डाउट है इसमें, पूछ सकते हो। बॉम्ब कैलोरीमीटर हम बताएंगे, अभी बेसिक टर्म्स सब अभी डिस्कस कर रहे हैं, बॉम्ब कैलोरीमीटर का फंक्शन हम बाद में बताएंगे। ठीक है, सो डोंट वरी अबाउट दैट, नोटेड एवरीवन। किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो, सुस्त बच्चा जैसा मत रहो। जा, कोई कुछ बोला ही नहीं, डरा देता है तुम लोग मेरे को, कभी कभी लगता है ना नहीं है डाउट सर। कहीं हम शून्य उन्य में चले गए हैं, कोई बोल ही नहीं रहा है कुछ आसपास, हम ही बोले जा रहे हैं। नो सर। किसी कोई डाउट है? नो सर। नो, नो सर। ठीक है, ठीक है, नोट करो जल्दी से सब। सर साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है यहाँ? अभी तो बताए कि ऐसा कोई सिस्टम सोच लो, ऐसा सोच लो कोई सिस्टम है जो इनिशियल स्टेट से गया जैसे ये इनिशियल स्टेट था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में गया बी से गया सी, और सी से वापस फिर आ गया फाइनल स्टेट में, जो मतलब इनिशियल स्टेट था उसी को फिर आ गया, फिर से वही स्टेट ले लिया। जैसे एक तरह सोच लो कि पानी को गर्म किए, ठीक है, पानी को गर्म किए तो जो है ना ये चला गया आपका, ये बॉइल्ड वाटर बन गया। ठीक है, अब इसको थोड़ा देर छोड़ दोगे वापस, तो वापस से क्या हो जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा, ये रूम टेम्परेचर पे था, है ना, ये बॉइल कर दिए, अब बॉइल करके बाद में फिर इसमें हीट दिए तो ये क्या हो गया, बी में चला गया। अब क्या करें हम, बी से फिर इसको बी को क्या किए, हीट देना बंद कर दिए, हीट देना बंद कर दिए तो ये सराउंडिंग के हिसाब से अपने आप को इक्विलिब्रियम में लाएगा, तो सराउंडिंग का टेम्परेचर कम है, इसका टेम्परेचर 100 डिग्री है बॉइल्ड वाटर का, तो धीरे धीरे ये क्या करेगा, फिर हीट एनर्जी रिलीज करने लग जाएगा इक्विलिब्रियम में आने के लिए, और रिलीज करके वापस से किस स्टेट में आ जाएगा, पहले स्टेट में। तो एक तरह से बोल सकते हो पानी का गर्म करना, उसका वापस से ठंडा होना, अगर दोनों को कंसीडर करो तो वो कैसा प्रोसेस बन जाएगा, साइक्लिक प्रोसेस। कहने का मतलब फाइनल स्टेट और इनिशियल स्टेट ऑफ द सिस्टम सेम होना चाहिए। ठीक है, व्हेन इनिशियल स्टेट एंड फाइनल स्टेट आर सेम। ठीक है, व्हेन इनिशियल एंड फाइनल स्टेट आर सेम। इसमें सर टोटल इंटरनल एनर्जी जीरो हो जाएगा? हाँ, सिस्टम जब उसी स्टेट में वापस आ गया तो तुम दोनों तो उस स्टेट में एनर्जी तो सेम ही होगा, चेंज इन एनर्जी क्या हुआ, तो फिर जीरो नहीं होगा। सर अगर इसको हीट दिए तो इसका हम बोलेंगे ना इवोपरेट हुआ, कुछ इसका अमाउंट घट गया होगा, तो इसका एनर्जी कुछ कम एवापोरेट कहाँ हुआ, ना ना ना, एवापोरेट अब कुछ ना जाने देंगे भाई, क्लोज्ड कंटेनर है एकदम, खाली एनर्जी का लेन देन हो सकता है। शुरुआत में हम लोग हीट एनर्जी दिए तो इसका टेम्परेचर टी से पहुंच गया आपका, इसको कर देते हैं 25 डिग्री सेल्सियस, इसको कर देते हैं रूम टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, और इसको कर देते हैं 100 डिग्री सेल्सियस।
ठीक है। अब और सराउंडिंग का टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस है, तो वापस से हीट रिलीज कर देगा। जो हीट ये गेन किया 100 डिग्री पे, इसको हीट करना हम बंद कर दिए, तो हीट करना बंद कर दिए तो वापस से किस जगह पे आ गया, फिर से वापस आ गया 25 डिग्री पे। तो 25 डिग्री पे इनिशियली भी था और फाइनली भी था, तो क्या 25 डिग्री पे उसका इंटरनल एनर्जी डिफरेंट होगा? दोनों तो सेम ही ना होगा जी। जितना हीट वो एब्जॉर्ब किया उतना ही हीट वो रिलीज कर दिया होगा। समझ में आया? यस। ठीक है। When initial and final state of the system are same, ठीक है, तो वहां डेल्टा ई का वैल्यू 0 होता है। मतलब चेंज इन इंटरनल एनर्जी क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस के लिए चेंज इन एनर्जी आप इंटरनल एनर्जी 0 होता है। ठीक है, ओके बच्चे लोग नोट किए इसको सब? कोई कुछ बोल नहीं रहा, हम आगे बढ़ा देते हैं। बढ़ा दे क्या? सर। हाँ नोट करो जल्दी, तो बोल काहे नहीं रहा? नोट शुरू किया। वर्च्यू ऑफ इट्स, यहाँ इट्स होगा, इट्स टिस लिखा हुआ है, इट्स केमिकल नेचर। इसमें कहीं पे देखो टाइप किया हुआ बहुत सारा चीज है ना, तो टाइप किया हुआ में कहीं कहीं पे हो सकता है स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, तो ध्यान देना। ठीक है, वैसे अभी तक तो और नहीं मिला। आगे बढ़े? कैन आई मूव अहेड एवरीवन? सारे लड़के और लड़कियों, हमारे भारत देश के बेटों और बेटियों, मिनट सर। सही है सर, स्क्रीनशॉट ले लेंगे, बाद में लिखा जाएगा। स्क्रीनशॉट कर लेगा तुझे ना, हम तो तुमको ऐसे भी भेज देते हैं सारा तो नोट सही। तो तुरंत अपलोड कर दीजिएगा, बहुत टाइम लगेगा इसको लिखने में, रहने दीजिएगा। आगे बढ़ाइए सर। आगे बढ़े? ठीक है, ठीक है, आगे बढ़े एवरीवन। हम तुरंत नोट्स अपलोड कर देंगे। ठीक है, वीडियो सामने करेंगे, नोट्स तुरंत कर देंगे। ठीक है, ओके ओके, ठीक है। अब इंपॉर्टेंट पार्ट है ये वाला, इंटरनल एनर्जी में चेंज किस वजह से आएगा? तो जैसा तुम लोग को बता चुके हैं, है ना, एनर्जी इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा क्यों सिस्टम। अच्छा एक चीज ध्यान देना, किसी किसी बुक में इंटरनल एनर्जी को यू से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं कहीं पे ई से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो दोनों बेटा सेम ही चीज है, दोनों अलग चीज नहीं है, तो टेंशन मत लेना। ठीक है, कहीं कहीं ई से रिप्रेजेंट किया जाता है और कहीं कहीं यू से रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, तो दोनों सेम ही चीज है, टेंशन मत लेना। इंटरनल एनर्जी कहीं यू से रिप्रेजेंट किया जाता है, कहीं कहीं पे ई से। विच मे चेंज, अब इंटरनल एनर्जी में चेंज कब आएगा? विच मे चेंज व्हेन हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम। मतलब हीट अगर सिस्टम में आए, कहीं से आए, यानी पे हम लोग दे रहे हैं, और या तो सिस्टम से खुद हीट निकल जाए, तब उसका इंटरनल एनर्जी। दूसरा है वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम। ठीक है, हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, और तीसरा है मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, ये तीन केसेस है, आइदर हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द सिस्टम, वर्क इज डन ऑन और बाय द सिस्टम, मैटर एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। तो ये क्या चीज है? ऑन और बाय क्या है? ठीक है, एंटर्स और लीव्स तो समझ में आ गया, हीट पासेस इनटू और आउट ऑफ द। वर्क डन ऑन और बाय का क्या मतलब है? थोड़ा हम इन दोनों के बारे में अब थोड़ा बात करते हैं। ये भी दोनों बहुत ही बेसिक चीज है दोनों, हीट और वर्क। मैटर का तो समझ में आ ही गया होगा, मैटर मतलब हो गया आपका मॉलिक्यूल्स का चला जाना। ठीक है, मॉलिक्यूल्स मान लो अगर कुछ जैसे ओपन सिस्टम में अगर हम लोग बॉइलिंग करते हैं, बॉइलिंग ओपन सिस्टम में ही होता है, तो क्या होता है? मॉलिक्यूल्स आपका एटमॉस्फेयर में, तो धीरे धीरे करके जो आप सॉसपेन लिए होगे, जो सिस्टम लिए होगे, उस सिस्टम में मॉलिक्यूल्स धीरे धीरे घटते चला जाता है। ठीक है, तो मैटर का एक्सचेंज हो जाता है। हीट पासेज इनटू सिस्टम, ये भी समझ में आ ही गया होगा ऑलमोस्ट, कि हीट हाँ सिस्टम एब्जॉर्ब किया, या फिर जो एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक जो बोलते हैं, तो वही चीज है। खाली एक चीज आप लोग को वर्क इज डन ऑन द बाय और बाय द सिस्टम में डाउट होगा। पहला बात तो ये वर्क क्या है, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे, वर्क क्या क्या हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज हम लोग हीट भी क्या है, इसका भी कुछ हीट कैपेसिटी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो एक एक करके बात करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? तो बात करते हैं डायरेक्टली वर्क क्या है। ठीक है, डायरेक्टली सबसे पहले बात नहीं, पहले उससे पहले रुक जाओ, उससे पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट और पार्ट्स, इसमें से तुम लोग कुछ कुछ चीजों को ध्यान देना। जैसे मान लो आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस क्या होता है बच्चा? तुम लोग खुद से बता दो जल्दी से।
जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट। टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े सर। टेम्परेचर पे कोई इफेक्ट नहीं पड़े। एक एक ऐसे ही एक क्वेश्चन मन में आया तो तुम लोग से पूछ लेते हैं। ऐसा एक मतलब बताओ आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है, जिसमें हीट एनर्जी लिया जा रहा है लेकिन वहां टेम्परेचर इंक्रीज नहीं कर रहा है। तो एक आइसोथर्मल प्रोसेस अपने हिसाब से बताओ। बॉइलिंग सर, वाटर का बॉइलिंग, उसमें हीट दिया जाता है Yes, लेकिन sir. टेम्परेचर 100 डिग्री रहता है। Why only boiling? Rather we can say freezing, melting, evaporation, condensation, everything बोल सकते हैं। Yes, इवापोरेशन कंडेंसेशन ईच, हाँ ये भी बोल सकते हैं इवापोरेशन यस कंडेंसेशन, ठीक है, कुछ भी बोल सकते हैं। स्टेट चेंज में जो भी चीज आपका आ जाएगा सारा का सारा क्या होगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे होता है। लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, फ्यूजन, ये सब चीज आप लोग पढ़े होंगे। तो वेपराइजेशन लैटेंट हीट का मिलता है तभी कोई लिक्विड से वेपर बन के उड़ता है, ठीक है। अब वेपर क्या होता है तो आप लोग को पता है, क्रिटिकल टेम्परेचर के नीचे जो गैस को हम लोग वेपर बोलते हैं, ठीक है। ओके, तो ये सब आपका क्या है, आइसोथर्मल प्रोसेस है, अ प्रोसेस इन विच ऑल्दो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम, मतलब नहीं है, ठीक है, येट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द प्रोसेस इज कॉल्ड एन आइसोथर्मल प्रोसेस ऑफ द सिस्टम। Isothermal temperature of the system remains constant throughout the process is called a isothermal process. For an isothermal process, change in temperature delta T is equals to 0, ठीक है। डेल्टा टी कहने का मतलब है कि सिस्टम के इनिशियल स्टेट और फाइनल स्टेट में अगर चेंज फाइंड करोगे सिस्टम का, ठीक है, तो डेल्टा टी यहाँ पे मान लो T1 है, यहाँ पे T2 है, तो डेल्टा टी इज इक्वल टू T2 माइनस T1, और आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। एडियाबेटिक प्रोसेस, वेरी इंपॉर्टेंट, एडियाबेटिक प्रोसेस जो आप लोग थोड़ा सा, ये नया चीज है। एडियाबेटिक प्रोसेस ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें कोई हीट का लेन देन नहीं होता है, ठीक है, हीट का लेन देन ना सिस्टम सराउंडिंग के बीच में एक्सचेंज नहीं होगा। तो अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम ड्यूरिंग एनी स्टेप ऑफ द प्रोसेस इज नोन एज एडियाबेटिक प्रोसेस, ठीक है। अ रिएक्शन कैरिड आउट इन एन आइसोलेटेड सिस्टम, जो थर्मस फ्लास्क आप लोग को बताए थे ना, एक याद है थर्मस के बारे में, याद आ रहा है? यस सर। थर्मस में कोई भी चीज ठंडा रखो या गर्म रखो उसका टेम्परेचर नहीं गिरता है। क्यों नहीं गिरता है? थर्मस में गर्म चीज रखा जाए तो गर्म चीज रखा जाता है तो भाई वो गर्म ही रहता है, कम से कम 12 घंटे तक अच्छा खासा वैसा का वैसा ही रहता है ना, 10 घंटे तक वैसे ही। अच्छा क्वालिटी का थर्मस कर दोगे तो 12 घंटे तक एकदम गर्म रहता है। क्यों नहीं रहता है, सोचो। हीट ट्रांसफर, आइसोलेटेड है, यहाँ पे हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। हीट एनर्जी का बेसिकली बोल सकते हो, एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। और दूसरा है तुम्हारा मैटर तो एक्सचेंज हो ही नहीं रहा है, हीट एनर्जी भी एक्सचेंज नहीं हो रहा है, ठीक है। तो हीट एनर्जी का एक्सचेंज नहीं हो रहा है, इसकी वजह से टेम्परेचर इसका नहीं गिर रहा है। अंदर में जो इसका वाटर जो भी चीज रखा गया उसका टेम्परेचर नहीं गिर रहा। लेकिन हाँ, अब यहाँ पे तुम लोग पूछोगे बहुत कि भाई सर 12 घंटे बाद क्यों गिर जाता है, तो नॉर्मल सा बात है ये भाई। हम लोग क्या करते हैं ना, एक वैक्यूम बना देते हैं ताकि भाई हीट का फ्लो ना हो पाए। लेकिन इंसान कोई भी चीज 100% नहीं कर पाता है, ठीक है। हम लोग के अंदर का डिमेरिट है, हम लोग 100% नहीं कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी साइंस का ही डिमेरिट है, बेसिकली बोल सकते हो। साइंस 100% जैसा चीज नहीं बनाता है, ठीक है। तो ये थर्मस भी बनता है तो इससे भी हीट फ्लो बहुत, लेकिन स्लो रेट में होता है, बहुत धीरे होता है। इतना धीरे होता है कि इसका टेम्परेचर 12 डिग्री तक, 12 घंटे तक नहीं गिरता, लेकिन 12 घंटे के बाद इसमें फिर धीरे धीरे घटने लग जाता है, ठीक है। तो हीट का फ्लो होता है, ऐसा आप नहीं बोल सकते हो कि नहीं होता है, लेकिन बहुत स्लो रेट में होता है थर्मस में, ठीक है। लेकिन हाँ, इसको अगर साइंटिफिकली देखा जाए तो साइंटिफिकली हम इसको आइसोलेटेड बोलेंगे, क्योंकि हम लोग तुम हीट एनर्जी को रोक सकते ही नहीं हो। एनर्जी है भाई, वो ट्रांसफर करेगा ही, वाइब्रेशंस के थ्रू कर जाए, जैसे भी कर जाए, एनर्जी का एक्सचेंज। तो एनर्जी को रोक पर प्रॉपर 100% आइसोलेटेड सिस्टम बना पाना ये भी मुश्किल है, ठीक है, इस बात को याद रखना। ओके, आइसोलेटेड सिस्टम इज एन एग्जांपल ऑफ एडियाबेटिक प्रोसेस। वेरी गुड। फॉर एन एडियाबेटिक प्रोसेस, चेंज इन हीट बोल लो या फिर क्यू बोल लो, ये हमेशा दोनों में सेम ही रहेगा, ठीक है। ये क्या रहेगा आपका, सेम ही रहेगा, अमाउंट ऑफ हीट सेम ही रहेगा, ठीक है। हीट के बारे में हम लोग बात करेंगे तो आप लोग को और हीट के बारे में बताएंगे कि हीट कैसे निकालते हैं, हीट एनर्जी क्या होता है, नहीं होता है, हीट कैपेसिटी क्या होता है, वो सब बात करेंगे हम बाद में। उसके बाद आइसोबेरिक प्रोसेस तो पता ही है सबको। व्हाट इज आइसोबेरिक प्रोसेस? प्रेशर कांस्टेंट रहता है। हाँ, वेरी गुड। प्रेशर कांस्टेंट रहता है। अ प्रोसेस ड्यूरिंग विच प्रेशर ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन
is called isobaric process. For example, heating of water to its boiling point, ठीक है, and its vaporization taking place at same atmospheric pressure. ठीक है, कहने का मतलब है बॉइलिंग पॉइंट पे क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट कब होता है, किस चीज को बोलते हैं बॉइलिंग पॉइंट ऑफ द वॉट लिक्विड, जहां पे क्या होता है, वेपर प्रेशर आपका बराबर हो जाए किस प्रेशर के, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाए। तो यानी कि बॉइलिंग पॉइंट जो है, मतलब जब किसी चीज को बॉइलिंग पॉइंट पे हम लोग आपका हीट करते हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट पे आपका वेपर प्रेशर जो होता है लिक्विड का, वो इक्वल हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर, मतलब देयर इज नो चेंज इन द प्रेशर ऑफ इनिशियल स्टेट फाइनल स्टेट, बोल सकते हो बॉइल होने के बाद गया फाइनल स्टेट में, इनिशियल स्टेट में वेपर प्रेशर, तो इनिशियल से फाइनल जाने में आपका कोई प्रेशर का चेंज नहीं होता। दूसरा और एक एग्जांपल, एक्सपेंशन ऑफ अ गैस इन एन ओपन सिस्टम is an example of isobaric process. नॉर्मल सा बात है, कोई भी चीज अगर ओपन सिस्टम में अगर कर रहे हैं तो भाई इसके अंदर का प्रेशर क्या होगा, एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, गैस का होगा ना जी। अगर ओपन सिस्टम में कर रहे हो तो फिर गैस अपने इंटरनल प्रेशर को किसके बराबर करने का कोशिश करता है, इक्विलिब्रियम रीच होता है कब, जब इंटरनल प्रेशर बराबर हो जाता है किसका, एक्सटर्नल प्रेशर का। अब मान लो कि इस सिस्टम के स्टेट को कोई नया बॉइलिंग किए या फिर कुछ नया किए, तो वहां पे भाई अगर ओपन ही है सिस्टम ओपन रखा गया है, तो नॉर्मल सा बात है कि एक्सटर्नल प्रेशर बाद में भी सेम ही रहेगा, इंटरनल प्रेशर बाद में भी सेम ही रहेगा। तो कभी भी कोई चीज को जब ओपन वेसल में कोई प्रोसेस को किया जाता है ना, दैट इज नोन एज आइसोबेरिक प्रोसेस। ओपन वेसल में जब किसी प्रोसेस को किया जाता है तो उसको आइसोबेरिक प्रोसेस बोलते हैं, वहां पे आपका चेंज इन प्रेशर 0 होता है। एंड व्हाट इज आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक भी आप लोग को पता है, जहां पे वॉल्यूम कांस्टेंट, वेरी गुड, वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। कहने का मतलब है द प्रोसेस ड्यूरिंग व्हिच द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम रिमेन्स कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन इज नोन एज आइसोकोरिक प्रोसेस। जैसे मान लो किसी चीज को हीट कर रहे हो एक क्लोज्ड वेसल में, ठीक है, और उस वेसल का कोई गैस को हीट कर रहे हो क्लोज्ड वेसल में, तो हीट करने से पहले और हीट करने के बाद, क्योंकि कंटेनर जो यूज किया उसका वॉल्यूम फिक्स होगा, तो नॉर्मल सा बात है गैस का वॉल्यूम भी क्या होगा, फिक्स होगा। तो किसी भी चीज को हीटिंग ऑफ अ सब्सटेंस इन अ नॉन एक्सपैंडिंग चैम्बर, मतलब ऐसा चीज जो एक्सपैंड ना कर सके, मतलब जिसका वॉल्यूम फिक्स रहे, टेकिंग प्लेस इन अ क्लोज सिस्टम आर एग्जांपल्स ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस। फॉर एन आइसोकोरिक प्रोसेस डेल्टा V is equals to 0. And last, which I have already explained, a process during which system comes into initial state through a number of different processes is called cyclic process. For a cyclic process, delta E is equals to 0 and delta H is also equals to 0. यहां याद रखना delta H इंथैल्पी है, जिसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, ठीक है। ये बेसिक डेल्टा H है चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा है ना, डेल्टा मतलब चेंज इन इंथैल्पी, डेल्टा मतलब ये, इसके बारे में अभी आप लोग को थोड़ा देर के बाद, मतलब 1-2 लेक्चर के बाद इंथैल्पी से मिलाएंगे, ठीक है, अभी इंथैल्पी नहीं, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड चेंज इन इंथैल्पी, ठीक है। तो डेल्टा H इंथैल्पी है और E, डेल्टा E तो आप जानते हो चेंज इन क्या है, डेल्टा E चेंज इन एनर्जी, कौन सा एनर्जी, इंटरनल एनर्जी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी। ये साइक्लिक प्रोसेस के लिए आपका 0 होगा और चेंज इन एंथैल्पी भी 0 होगा, ठीक है। ओके, मेरे ख्याल से क्लियर है ये वाला। आगे बढ़ सकते हैं, नोट तो कर ही लोगे, तुरंत आप लोग को कर देंगे, ठीक है, नोट्स तुरंत डाल देंगे। ओके, आगे बढ़े एवरीवन। अरे यार आज बहुत देर क्लास यस सर, बहुत देर हो गया, क्या छोड़ दे, आज रहने दे, चलने दीजिए मेरी मर्जी पे जाओगे तब तो फिर तो मेरी मर्जी से थोड़े आप ही से बैठिए, नोट्स अपलोड कर दीजिएगा। हाँ ठीक है ठीक है। अच्छा, वर्क, व्हाट इज वर्क, इंपॉर्टेंट थिंग है ना। आगे हम लोग, जैसा कि हम लोग को सारा चीज दिख रहा है कि भाई चेंज इन इंटरनल एनर्जी किससे हो रहा है, वर्क से हो रहा है और हीट से हो रहा है। तो हम लोग वर्क को पहले देखते हैं, उसके बाद हीट को देखते हैं, ठीक है। वर्क को कैसे एक्सप्रेस किया जाता है इसको समझ लो। वर्क इज एक्सप्रेस्ड एज द प्रोडक्ट ऑफ 2 फैक्टर्स, ठीक है, इंटेंसिटी फैक्टर एंड कैपेसिटी फैक्टर, ठीक है। दोनों है क्या, इसको थोड़ा देख लो। वेयर इंटेंसिटी फैक्टर इज द मेजर ऑफ फोर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क, ठीक है। इंटेंसिटी फैक्टर क्या बताता है, मेजर ऑफ फोर्स बताता है रिस्पॉन्सिबल फॉर वर्क। एंड कैपेसिटी फैक्टर इज अ मेजर एक्सटेंट
टू विच द वर्क इज डन। ठीक है, जैसे अगर मैकेनिकल वर्क के बारे में बात करें तो वो होता है फोर्स मल्टीप्लाइड बाय डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, तो यहाँ इंटेंसिटी फैक्टर, फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल वो तो फोर्स ही हो गया, और कैपेसिटी फैक्टर क्या था? कैपेसिटी था आपका कि कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ। ठीक है, तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट आपका हो गया वर्क डन। अगर इलेक्ट्रिकल वर्क के बारे में बात करें तो होता है पोटेंशियल डिफरेंस इनटू चार्ज फ्लोन। पोटेंशियल डिफरेंस सपोज कर लो V है और चार्ज फ्लोन अगर Q है, तो यही याद है आप लोग को हम बताए थे Q इंटू V आपका पोटेंशियल एनर्जी होता है। जब हमने स्टॉपिंग पोटेंशियल, एक्सेलरेटिंग पोटेंशियल आप लोग को बता रहे थे एटॉमिक स्ट्रक्चर में, तो याद आएगा आप लोग को ये वाला टर्म हम वहां पे बताए थे, Q इंटू V। याद आ रहा है सबको? Q यहाँ पे चार्ज है, इज इट क्लियर? ये चार्ज है और ये आपका V क्या है? वोल्टेज है। वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस। तो इलेक्ट्रिकल वर्क क्या होता है? ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस मल्टीप्लाइड बाय चार्ज फ्लोन, दैट इज V। अच्छा, यहाँ EMF होगा, ENF लिख दिया है, इसको कर लो EMF, इसके बारे में पढ़ोगे। EMF का मतलब होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मैग्नेटिक या मोटिव? मोटिव, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, चार्ज के फ्लो के वजह से, और चार्ज का फ्लो किसके वजह से? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। तो पोटेंशियल डिफरेंस फोर्स हो गया, यहाँ पे बोल सकते हो। चार्ज का फ्लो किसके वजह से हुआ? पोटेंशियल डिफरेंस के वजह से। तो यहाँ इंटेंसिटी फैक्टर क्या हो जाएगा? पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और कैपेसिटी फैक्टर क्या हुआ? इज द मेजर एक्सटेंट टू विच द वर्क इज डन। तो यहाँ चार्ज कितना फ्लो किया, ठीक है, चार्ज कितना चार्ज आपका फ्लो कर रहा है, टोटल चार्ज जो फ्लो किया होगा वो आपका हो जाता है कैपेसिटी फैक्टर। तो V इंटू क्यू, दैट इज द वर्क डन। बेसिकली V इज द पोटेंशियल डिफरेंस, चार्ज इज द फ्लो। इसको हम लोग EMF भी बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स भी बोला जाता है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट इज एक्सपेंशन वर्क। एक्सपेंशन वर्क तो हम लोग अभी डिस्कस ही करेंगे। प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। अगर किसी चीज पे प्रेशर लगा रहे हो और उसका वॉल्यूम अगर सपोज कर लो चेंज कर रहा है, ठीक है, इनिशियल कंडीशन पे यहाँ पे था, अब फाइनल कंडीशन पे थोड़ा नीचे आ गया, फाइनल कंडीशन में थोड़ा नीचे आ गया। ठीक है, तो पहले इनिशियली वॉल्यूम क्या था? V और V1, और फाइनली क्या हो गया? V2। क्यों हुआ? इस प्रेशर के लगाने की वजह से हुआ। तो वर्क डन आपका यहाँ पे होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, दैट इज V2 माइनस V1, डेल्टा V बेसिकली बोला जाता है वर्क डन। ठीक है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये अभी इसके बारे में वैसे बात करेंगे, सो डोंट वरी, है ना, ये अभी हम लोग जानेंगे, इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे हाउ इट इज वर्क डन, क्योंकि आखिरी में वर्क डन का मेन फॉर्मूला है फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो सब चीज को रिलेट हमको उसी से करना है। ठीक है, ओके। लास्ट है ग्रेविटेशनल वर्क, जिसके बारे में तुम लोग पहले से जानते हो, ग्रेविटेशनल फोर्स इनटू h हाइट, दैट इज mgh। ठीक है, ये आपका पोटेंशियल एनर्जी भी इसको बोलते हो। ठीक है, दिस इज ग्रेविटेशनल वर्क, बेसिकली ग्रेविटी की वजह से जो वर्क किया जा रहा है। ठीक है, ग्रेविटी के अपोज करने के लिए जो वर्क किया जा रहा है, आप बोल सकते हो, वो वर्क को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स, या फिर पोटेंशियल एनर्जी भी उसको बोला जाता है। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई डाउट है यहां तक तो पूछो, फिर हम आगे थोड़ा बताते हैं P डेल्टा V वाला कंसेप्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? किसी कोई मैसेज किया है सर आज के लिए काफी है, तो ऐसे सब जो है ना, जब पूछे तब तुम लोग तो बहुत हीरो बन रहा था सर, आपकी मर्जी। अच्छा ठीक है, इज इट क्लियर एवरीवन? क्या यहाँ पे हम क्लास छोड़ते हैं? ठीक है, मेरे ख्याल से बहुत देर हो गया है। ठीक है सर, हाँ बोलो। हीट और टेम्परेचर में डिफरेंस बता दीजिए ना। हीट एनर्जी के फ्लो के वजह से टेम्परेचर में डिफरेंस आता है, टेम्परेचर के फ्लो के वजह से हीट एनर्जी में डिफरेंस। हीट एक एनर्जी है, टेम्परेचर एनर्जी नहीं है। समझ में आ गया ना? हीट इज अ परफेक्टली एनर्जी। हीट क्या है? हीट एनर्जी है, एनर्जी है। ठीक है, लेकिन टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी, दिस इज नॉट एनर्जी, दिस इज नॉट एनर्जी। ठीक है, ये एनर्जी है लेकिन ये एनर्जी नहीं है। टेम्परेचर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काइनेटिक एनर्जी होता है, दैट इज अ डिफरेंट थिंग, बट टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। ठीक है, टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी। दूसरा चीज, टेम्परेचर इज ए स्टेट फंक्शन, स्टेट फंक्शन। हीट इज अ पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन, पाथ फंक्शन, यानी कि एक तरह से बोल सकते हो कि टेम्परेचर में चेंज जो होता है वो हीट एनर्जी के एब्जॉर्ब या फिर लॉस होने की वजह से होता है। कोई चीज का ठंडा, कोई चीज अगर गर्म से ठंडा हो रहा है मतलब वो हीट एनर्जी को लॉस कर रहा है, और अगर कोई चीज आपका कम टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर पे जा रहा है
तो आपका हीट एनर्जी को क्या कर रहा होगा, सिस्टम एब्सॉर्ब कर रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? इज इट क्लियर? तो हीट इज एनर्जी, टेम्परेचर इज नॉट एनर्जी, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी, मतलब ये डिपेंड करता है एनर्जी पे, लेकिन इट इज नॉट एनर्जी। ठीक है, इट इज अ स्टेट फंक्शन, इट इज अ पाथ फंक्शन। कोई दिक्कत? इज इट क्लियर एवरीवन? अविनाश Yes. क्लियर है? यस सर, डाउट होगा फिर कल पूछेंगे। हाँ, अरे पूरा पूरा एकदम, उसके लिए कभी मना किए हैं क्या? दागते रहो। ठीक है, ओके, थैंक यू एवरीवन। इस कल हम पी डेल्टा वी वाले कंसेप्ट को अच्छे से जानेंगे। ओके, थैंक यू। और आगे हम लोग लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में बात करेंगे। थैंक यू एवरीवन, बाय बाय, लव यू ऑल, Bye, sir. बाय सर। बाय बाय। sir. बाय सर। कौन है रे, लड़की बनने का शौक है? रुको, तुमको आते हैं, हम बताते हैं। उज्ज्वल है। देख लो।